सभी को नमस्कार और स्वागत आज के माल्टा मकरणी प्रोग्राम में। और जैसा कि आपको पता है, धात संस्था द्वारा ये 1 महीने का माल्टे का जो प्रोग्राम था, जो पिछले 2-3 सालों से चल रहा है और इस साल उसको सबके प्रयासों के द्वारा एक फर्दर डायरेक्शन देने की कोशिश गई है और जिसमें कुछ हद तक सब सफल भी हुए हैं। आज उसी के रिलेटेड ये समापन समारोह है और इस समय एक विचार-विमर्श होगा, जिसमें हमारे साथ काफ़ी बुद्धिजीवी जो लोग हैं, जिनके ज्ञान द्वारा और जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, उनकी समझ के द्वारा हम इसको कैसे अपने फलों को, यहाँ के उत्पाद को एक पोज़ीशन दिला सकते हैं, एक मार्केट दिला सकते हैं या ओवरऑल एक प्रोग्रेस कर सकते हैं, जिससे इकोनॉमी बढ़े, गाँव में रोज़गार हो और जो ये चीज़ें वेस्ट हो रही हैं, जो हमारे इतने वैल्यूएबल फल हैं या सब्जियाँ हैं, उनको क्या हम आयाम दे सकें। इसी सिलसिले में मैं रिक्वेस्ट करूँगा आदरणीय खुगसाल जी, जो हमारे गाइड हैं, मेंटर हैं, सीनियर हैं, कि वो इस प्रोग्राम की अध्यक्षता करें और आचरण न्यस्त करें। प्लीज़ डॉक्टर खुगसाल। इसके बाद श्री कुंदन सिंह पवार जी, जिनका परिचय अपने आप में एक बहुत बड़ा है और आगे हम जानेंगे, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से भी उद्यान पंडित की उपाधि दी गई है। आपसे निम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप स्टेज ज्वाइन कीजिए और जो आज के हमारे चीफ गेस्ट भी हैं। हमारे साथ एचएनबी यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर सर जुड़े हैं, डॉक्टर तेजपाल, जिनकी टेक्निकल नॉलेज हमें बहुत ही मदद करेगी। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप स्टेज में आके अपना स्थान लें। आवाज नहीं आई।
वर्ष के जो लगभग पुराने पौधे थे आड़ू के, वो भी कुछ हटा बल्कि जून तो हमारा मार्केट भी हो जाएगा। मैं जहाँ पर हूँ संयोग से मुझे ऐसा बना बनाया मार्केट मिला है कि मेरे पास केम्प्टी है, केम्प्टी फॉल है, मसूरी है और मेरी रीच में देहरादून भी है। तो मुझे मार्केट को लेकर ज़्यादा चिंता इसलिए नहीं है कि मैंने सिर्फ 2 चीज़ों को लेके फोकस किया है। आज की जो टेक्नोलॉजी है, हम फ्रूट लगाने, कोई भी पेड़ लगाने से पहले ये सोचें कि अच्छा ठीक है, ये मार्केट है और उसका सर्वे ये हो कि भाई यहाँ से यहाँ तक इस अंतराल में हमारे पास सबसे ज़्यादा टूरिस्ट होंगे, सबसे ज़्यादा यात्री होंगे, उन्हीं को फोकस करके हम अपने प्लांटिंग को करें, जो भी मतलब हम पौधारोपण करें और उन्हीं प्रजातियों का चयन करें जो इन पूरे फ्रेम में फिट बैठती। नहीं तो फिर वही स्थिति होने वाली जैसे आज हम माल्टा को लेकर इतना चिंतित हैं। मैंने 1 वर्ष पहले बजट पूर्व संध्या में सीएम साहब से ये कहा था कि भाई माल्टे को आप ऐसा कीजिए, जो यात्रा रूट है उन सब में आरटीएस करा दीजिए, रेडी टू सर्व करा दीजिए इसका जूस। कोई स्वीकार नहीं हुई योजना। लेकिन सरकारों के भरोसे रहेंगे तो शायद बहुत कुछ, ये हम देख भी रहे हैं, हमारे किसान कितने परेशान हैं बेचारे। मार्केट एक बड़ी समस्या है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उसके रास्ते निकाले जा सकते हैं यदि सरकारों में जरा सी भी चेतना हो तो। जब हम सोचिए, अगर हम बुरांस को आरटीएस कर सकते हैं तो माल्टे को आरटीएस करने में तो कोई भी दिक्कत नहीं। वो छोटी पैकेज में आ जाए, हम 10 रुपये की बॉटल कहीं पे भी किसी को दे दें, कोई भी खरीद लेगा। अगर वो ये सेमी प्रोसेस्ड है चीजें, बहुत कुछ ज्यादा टेक्नोलॉजी की भी जरूरत नहीं थी।
चलिए, सरकारें अपने हिसाब से चलेंगी, हम सबको एक उन पे सवाल तो हम खड़े करते ही हैं जब भी समय मिलता है, लेकिन अपना काम तो करना ही है। तो ये इस तरह का एक प्रोग्राम है जिसे मैं जरूर आप सब लोगों को दिखाना चाहूंगा, जो इस साल फ्रूटिंग में है। लगभग 200 पौधे हैं और उसमें भी 2 जोन हैं। एक हाई डेंसिटी है जिसको 2x2 पे लगाया गया और उसमें सपोर्टिंग सिस्टम दिया गया, जैसे आप सेब में और उसमें देखते होंगे। एक उससे भी एक एडवांस और है जिसको हमने अल्ट्रा हाई डेंसिटी रखा है और उसको उसके हाल पे छोड़ दिया है। उसमें कंप्लीट जो हमारी प्रूनिंग टेक्नोलॉजी है वो काम आएगी, उसमें कोई सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है। और इस साल जरा सा भी मौसम साथ देगा तो ये सब चीजें हमारे पास सैंपलिंग में होंगी और मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप सब आएं और उसको जरूर देखें। मैं डॉक्टर साहब का, आप दोनों डॉक्टर साहब का हृदय से बहुत ऋणी हूं कि आपका तकनीकी मार्गदर्शन मुझे समय समय पर मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। और धात का विशेषतया, क्योंकि ये मंच प्रदान करना, मैं बहुत दूर, मैं देहरादून में भी होता हूं तो रोज रात को गांव वापस जाता हूं। 90 किलोमीटर के लगभग की ड्राइव होती है, एट अ स्ट्रेच 3 घंटे लगते हैं, लेकिन मेरा प्रयास ही रहता है कि मैं वापस अपने गांव में जाऊं। पुनः आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपको रोक रहा हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम। पवार साहब ने अपना पूरा परिचय नहीं दिया और ना हम लोगों ने शुरुआत की। आप जौनपुर से हैं, नैनबाग के पास आपका बगीचा है, पाप गांव है आपका। और मैं 2003 में आपके संपर्क में आया था, आप भी जॉब में थे और उसके बाद आपने अपने गांव में रहना पसंद किया। आपके भी बिखरे हुए खेत थे, भाइयों से बंटवारा करके सबसे जो निम्न स्तर की जमीन थी वो आपने 1 कट्ठा जमीन थी अपनी। और मुझे लग रहा है कि 30-40 कितना है, 2 हेक्टेयर, हाँ, मतलब 100 नाली जमीन आपने धीरे धीरे करके एक जगह पे कर ली। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से वहां पे आजीविका के संसाधन जुटाए अपने लिए, अपने एक्सपीरियंस से। कहने का अभिप्राय यह है, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें थी वो भी ली, उनका भी सहयोग लिया, लेकिन मार्केट को देखते हुए वो धीरे धीरे बदलते रहे अपने आप को। पहले 2003 मतलब ये आपने 90-96 से शायद शुरू किया, 95-96 से, है ना? तो सबसे पहले उस समय जैसे आजकल हम लोगों का सेब 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 सब हल्ला मच रहा है, तो उस टाइम पे ये था, तो आपने 2 चिलिंग वैरायटी वहां पे अन्ना जो है सेब का प्लांटेशन किया, काफी लार्ज स्केल में किया, लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने वो सारे पेड़ धीरे धीरे हटाए। फिर आप कीवी पे आए। कीवी के उस जमाने में मेरे ख्याल 2000 में, हाँ 2000 में आपने हॉर्टिकल्चर उस NHB से प्रोजेक्ट लिया और कीवी के 150 पेड़ लगाए 2000 में। अच्छे फलत में आए, लेकिन उसमें भी मार्केट की आपको दिक्कतें आई। उसके बाद उन्होंने हटाने के बाद आप स्टोन फ्रूट्स पे आए। स्टोन फ्रूट की जब हम बात करते हैं, सॉरी है तो माल्टा की चर्चा है, लेकिन इसके बाद तो माल्टा पे पूरी चर्चा करते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि पवन जी के बारे में बताना जरूरी था। तो उसके बाद आप स्टोन फ्रूट्स पे आए। स्टोन फ्रूट के माने हम लोग जनरली आड़ू, प्लम, खुमानी की बात करते हैं। आड़ू, प्लम, खुमानी की विशेषता ये है कि ये अप्रैल आखिर से लेकर के और अगस्त तक ये फ्रूटिंग में रहता है। हमारी सरकार या हम लोगों की आजीविका अधिकतर पर्यटकों पे, यात्रियों पे निर्भर करती है और सारा पर्यटन हमारा मई से लेकर के और जुलाई अगस्त तक रहता है। आप पूरी 4 धाम यात्रा कर लीजिए, आज की तारीख में भी एक दाना आपको फल जो है कहीं दिखाई नहीं देगा। केवल और केवल रामगढ़ क्षेत्र में, नैनीताल क्षेत्र में या चंबा में चुलू या उसके दाने आपको दिखाई देंगे, मतलब कहीं इस तरह का दिखता नहीं है। तो आपने, क्योंकि वहां पर कैंपटी के पास आपका घर है, तो आपने सबसे पहले आड़ू की वैरायटी लगाई। उसमें
आप हिमाचल गए, हिमाचल से कुछ वैरायटी लाए, कुछ रामगढ़ से लाए, कुछ भारत इटली फल विकास परियोजना यहाँ पे चल रही थी, कुछ पौधे उनके थे, उस पर आपने एक्सपेरिमेंट किया। आड़ू में भी होता क्या है कि जितनी भी हम जैसे साधारण भाषा में तो ये हो गया कि साथ में हमने आड़ू लगा दिया, लेकिन जो एक जागरूक बागवान होता है वो देखता है कि मेरे को लगातार आड़ू की फसल मिले। तो आपने अर्ली वेराइटीज लगाई, उसमें मेरे ख्याल से समझड़ भी था, प्रभात था, सरबती थी, और बाद में फिर रेड जून लगाई, तो जून के महीने आती है। हाँ, अप्रैल 16 तो भारत इटली फल विकास की लगाई। पैराडिलक्स लगाया जो अगस्त में आता है। कहने का मेरा अभिप्राय है कि आपने इतने सुंदर सुंदर एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन आड़ू में होता क्या है कि उसमें पीस लीफ कट आता है, बीमारी आती है। फिर आप जो है, और वहां पर जब आड़ू फलत में आया तो सारा आड़ू जो है आपका कैंपीफॉल में बिक जाता है, और बच्चों को रोजगार अलग दिया। उसके बाद आप उसे और अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपकी एक बहुत बड़ी टीम है पूरे जौनपुर में, वहां पे प्रधान जी कई लोग आए हैं साथ में। इन लोगों की इतनी अच्छी टीम है, ये इतने इनका आपस में मेल है कि वो पूरी बेल्ट जो वहां से लेकर के, और कहाँ निकलती हो तक आगे तक, मतलब वो 30-40 किलोमीटर की पूरी बेल्ट है। तो काफी लोगों ने वहां पे आड़ू की खेती करनी शुरू, आड़ू की बागवानी करनी शुरू कर दी। इसके अलावा आप लोगों की एक टीम, पूरी टीम वर्क से काम करते हैं। एप्पल में भी सीडलिंग पे एप्पल सीडलिंग लगाया उन्होंने, उसमें भी जो वहां की जो अच्छी वैरायटी हैं, अच्छी फलत में, उनकी साइन लेके सारे ग्राफ्ट किए, और आज की उसमें सारे जो है बगीचे सरसब्ज हैं, बड़े सुंदर ढंग से चल रहे हैं। और अब वर्तमान में आप जो है प्लम और एप्रिकॉट की तरफ जा रहे हैं, और कई जगह से आपने कलेक्शन किया, कई वैरायटी के कलेक्शन किया। तो यही आपके बारे में कहा था कि इस तरह से जो है एक एंटरप्रेन्योर है, और वहां पे स्टूडेंट्स आते हैं देखने के लिए कि किस तरह से बडिंग करनी है, किस तरह से ग्राफ्टिंग करनी है। धन्यवाद। सॉरी। धन्यवाद सर। कुंदन सिंह सर जी, आपने जैसे बोला कि आपके खेतों में आके इस साल ऑलरेडी ऐसे कुछ इवेंट्स किए हैं, और जरूर इसको आगे बढ़ा के हम आपके जो अभी तक का ज्ञान है हम सब लेने की कोशिश करेंगे, और आगे भी उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। डॉक्टर तेजपाल जी, बिकॉज HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो हमारे लिए अपने आप में एक नाम है, या इतने सालों से सुनते हुए आ रहे हैं, और उसमें एक से एक विद्वान लोग हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है, अपने बारे में तो बताएंगे, जो एक परिचय नहीं बट सबको पता लगे कि कितनी नॉलेज है। इसके साथ साथ एक छोटा सा ये प्रश्न होगा कि कैसे हम यूनिवर्सिटीज की नॉलेज को ग्राउंड लेवल में कन्वर्ट करा सकते हैं, जिससे कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिले। डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आज के इस माल्टा विमर्श कार्यक्रम में जो हमारे विमर्श के सहयोगी हैं, आदरणीय श्री कुकसाल जी, आदरणीय पवार जी, कोई परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि मैं विगत कई सालों से पवार जी से कनेक्टेड हूँ, और ये उद्यान पंडित अवार्ड से भी नवाजे गए हैं। साथ साथ हमारी एक सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें भी आप लाइफ टाइम मेंबर हैं। उसी सोसाइटी का मैं भी एक सदस्य हूं। हमारे अन्य साथी किशन सिंह जी, हरीश डोबरियाल जी, तन्मय जी, हमारे पवन बिस जी, एवं आज इस कार्यक्रम में आए सभी लोगों का मैं डॉक्टर तेजपाल सिंह बिष्ट हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और धात संस्था का, विशेष रूप से धात संस्था का इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। थोड़ा सा मैं अपना सूक्ष्म परिचय आप लोगों को दे देता हूं। मैं विगत कई सालों से उद्यान क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। मेरा जो एजुकेशन रहा है वो पंतनगर से रहा है। मैंने अपनी MSc PhD फ्रूट साइंस में पंतनगर विश्वविद्यालय से संपन्न करी,
उसके बाद 2013 में बहुत मैं इसको अपना लक कहूंगा कि मुझे अपने उत्तराखंड को सेवा देने का अवसर मिला, जिसमें मैं बरसार विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान केंद्र में एक उद्यान विशेषज्ञ के तौर पर चयन हुआ। उसके बाद लगातार हमने, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र में थे, तो किसानों से जुड़े रहना हमारे लिए एक सौभाग्य की बात थी। और साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट की योजनाएं हैं उसमें भी हम लोग कई हद तक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उसके बाद 2020 में मुझे दोबारा मौका मिला और इसमें भी मैं अपने आप को बहुत लकी कहूंगा कि पुनः स्टेट में ही मुझे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कार्य करने का मौका मिला। और 2020 में मैं जो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय है वहां पर सहायक प्राध्यापक के रूप में हॉर्टिकल्चर विभाग में थे। तो विगत कई सालों से उद्यान क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। थोड़ा सा बरसार विश्वविद्यालय में जब मैं काम कर रहा था तो वो रेस्ट्रिक्टेड थे सिर्फ टिहरी डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्योंकि जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं वो हर जनपद में एक एक कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं और उनका जो जुरिडिक्शन होता है वो डिस्ट्रिक्ट तक सीमित होता है। श्रीनगर आप सभी लोग जानते हो कि हमारे गढ़वाल का एक सेंटर प्लेस है और एजुकेशन का बहुत बड़ा हब रहा है। और 2-3 जनपद जो आपके, अगर नदी से उधर चले जाओ तो आपका पौड़ी जनपद, नदी से इधर आपका टिहरी जनपद, बगल में लगा हुआ हमारा रुद्रप्रयाग जनपद, ये सभी उससे लगे हुए हैं। तो बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि ऐसे सेंटर प्लेस में आके मुझे अपने गढ़वाल के लिए, स्पेशली गढ़वाल के लिए कार्य करने का मौका मिल रहा है। और विगत 4 सालों से मैं लगातार, क्योंकि वैसे तो श्रीनगर में एकेडमिक का ज्यादा माहौल है, बट जो मेरी पुरानी पृष्ठभूमि रही है, मैं किसानों के लगातार कनेक्ट रहा हूं और कई लोग मेरे साथ डेली शाम को 5 बजे के बाद बहुत लंबी चर्चाएं चल जाती हैं, तो उस पर भी हम लोग चिंतन मंथन करते रहते हैं। और अभी अक्टूबर माह में मैंने सोचा किस प्रकार से हम अपने उत्तराखंड में उद्यान को एक नई दिशा दे सकते हैं। उसी सोच को आगे रखते हुए मैंने अक्टूबर माह में 3 दिन का एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई, जिसमें बरसार विश्वविद्यालय और जो हमारी सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनके सहयोग से एक 3 दिवसीय संगोष्ठी कराई और जिसका टाइटल ही काफी यूनिक था, हॉर्टिकल्चर इन द हिमालय। मतलब उसमें हमने सिर्फ जो हिमालयन स्टेट में बागवानी पे कैसी होनी चाहिए उस पर चिंतन मंथन चला। जो हिमालयन हॉर्टिकल्चर पे काम करने वाले एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्टाइजेशन से मेरा मतलब है जनरली जब हम वैज्ञानिक तौर तरीके से आते हैं तो यहाँ पे हर चीज के अलग अलग एक्सपर्ट हैं। कोई वेजिटेबल का एक्सपर्ट होगा, कोई फ्रूट का एक्सपर्ट होगा, कोई फ्लोरिकल्चर का एक्सपर्ट होगा, कोई प्रोटेक्शन का एक्सपर्ट होगा। तो उन सब लोगों का ज्ञान हमारे आम जन तक पहुंच सके और एक नया रोड मैप हम अपने उत्तराखंड के लिए तैयार कर सके, इसको लेकर मेरा एक विशेष जोर था और वो काफी हद तक सक्सेस भी रहा। उसके साथ साथ हमने उसको हॉर्टी एग्जीबिशन से भी कनेक्ट किया। सिर्फ कॉन्फ्रेंस कराना से हम किसानों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, बट जब उस कॉन्फ्रेंस को एग्जीबिशन के साथ जोड़ा जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि किसानों को भी कनेक्ट कर पाते हैं। और उसमें एक सेशन हमने स्पेशली फार्मर्स के लिए डिजाइन किया, प्रोग्रेसिव फार्मर मीट, ताकि जो हमारे काश्तकार हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको क्या समस्याएं आ रही हैं वो हमारा जो पैनल है उससे डिस्कस कर सके और हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। अब बात करते हैं आज के विषय पे, क्योंकि बागवानी अपने आप में बहुत बड़ा विषय है और मैं जब भी जहां भी जाता हूं तो वैसे तो मैं बागवानी केंद्रित एकीकृत कृषि प्रणाली का पक्षधर हूं, हॉर्टिकल्चर सेंट्रिक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अप्रोच, क्योंकि जो हमारा प्रदेश है वो कहीं ना कहीं बागवानी के क्षेत्र में अपनी एक अहम पहचान रखता है। और अगर हम इसको हॉर्टिकल्चर सेंट्रिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले वर्षों में हम बागवानी क्षेत्र में पूरे देश में बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं।
बट आज का जो विषय है, माल्टा महीना जो चल रहा है, और मैं क्षमा भी चाहूंगा धात संस्था से, क्योंकि मुझे उद्घाटन सत्र में भी बुलाया गया था, पर थोड़ा सा कार्य व्यस्तता के चलते, क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस मैंने ऑर्गेनाइज कराई उसमें मैं इतना इन्वॉल्व हो गया कि मेरा सिलेबस बहुत छूट चुका था। तो बच्चों के एग्जाम सर पे थे, मुझे उनका सिलेबस भी कंप्लीट कराना था। तो मैंने फिर भी कहा था कि अगर कहीं गांव में होगा तो मैं जरूर आऊंगा, फिर भी मौका नहीं लग पाया। बट सौभाग्यशाली हूँ कि आज पुनः, क्योंकि हमारे यहाँ पे विंटर वैकेशन चल रहा है, तो मैं देहरादून में ही था, तो आज इस कार्यक्रम में मैं जुड़ा। माल्टे के लिए 3 दृष्टिकोण में देखता हूं जो हमारे उत्तराखंड में अभी चल रहा है। एक आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण है, एक आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, और एक आपका व्यवसायिक दृष्टिकोण है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी हम सिर्फ व्यवहारिक दृष्टिकोण पे हैं, हम लोग वैज्ञानिक और व्यवसायिक दृष्टिकोण पे नहीं आए। व्यवहारिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भी जो हमारे प्रदेश में सिट्रस, माल्टे के साथ साथ हमें पूरे सिट्रस ग्रुप को कनेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि एक नींबू वर्गीय परिवार है जिसमें अन्य फसलें भी आती है। आपका नींबू आता है, कागजी नींबू आता है, आपका चकोतरा आता है, ये सब नींबू वर्गीय परिवार है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम अभी लोग व्यवहारिक दृष्टिकोण पे चल रहे हैं, मतलब जो हमारा कल्चर है हम लोग उसको व्यापारिक दृष्टिकोण में नहीं ला पाए हैं। हमारे यहाँ जो लोग अभी कर रहे हैं वो अपने व्यवहार में, व्यवहार इन द सेंस की कोई परिचित आ गया उसको गिफ्ट कर दिया, या हमारे आजकल पहाड़ों में तो कोई जनरेशन रह नहीं गई है, सब देहरादून या आपका ऋषिकेश में, उसके बहुत से कारण है, उस कारणों पे मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तो सब व्यवहारिक चल रहा है, हमें कहीं ना कहीं उस पर वैज्ञानिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण लाने की जरूरत है। जब तक हम वैज्ञानिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं लाएंगे, हम माल्टे के प्रमोशन की बात नहीं कर सकते। अब वो कब आएगा? क्योंकि आप देखिए कि एक नारंगी होती थी, सिट्रस रेटिकुलाटा, ये सिट्रस साइनेंसिस है, वो भी स्वीट ऑरेंज ग्रुप में ही है, वो धीरे धीरे हमारे पहाड़ों से विलुप्त होती जा रही है। कारण क्या है? क्योंकि हमने उसको नजरअंदाज कर दिया है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और भी बहुत से कारण है, कहीं ना कहीं उसमें आपका वेदर का इंपॉर्टेंट रोल है, डिजीजेस का इंपॉर्टेंट रोल है, या हमारी जो नेग्लिजेंस है उसका भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के चलते इन चीजों को कंजर्व करने की भी जरूरत है। और मैं बहुत जल्दी, कोशिश है कि मैं अपने श्रीनगर में भी, साथ साथ फार्मर फील्ड में भी एक सिट्रस फील्ड जीन बैंक, उस पे मेरा एक विशेष फोकस रहेगा। उसमें भी 2 टाइप के, एक तो इंस्टीट्यूशनल फील्ड जीन बैंक और एक फार्मर फील्ड जीन बैंक। इंस्टीट्यूशनल फील्ड जीन बैंक मतलब अगर इंस्टीट्यूट में हम बच्चों के शोध के लिए जितनी भी हमारी स्पीसीज हैं उनको कंजर्व किया जाए, इवन बाहर से भी नई जो स्पीसीज है या वेराइटीज हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया जाए, ताकि आने वाले भविष्य में कैसे हमारा प्रदेश माल्टा या नींबू वर्गीय प्रजाति को लेके आगे बढ़े, उस पर। साथ साथ फार्मर फील्ड भी जीन बैंक, किसानों के यहाँ भी हमें संरक्षित करना पड़ेगा। अभी हम लोग सिर्फ माल्टा या बड़े नींबू पे सीमित न रहे, साथ साथ जो और भी अन्य प्रजातियां हैं उनको भी ध्यान में रखें। तीसरा जो दृष्टिकोण मैंने कहा, व्यवसायिक दृष्टिकोण। जब तक हम व्यवसायिक रूप से माल्टे से नहीं जुड़ेंगे या नींबू वर्गीय फसलों से नहीं जुड़ेंगे, हम इसके प्रमोशन की बात नहीं कर सकते। और बड़ा सरप्राइजिंगली अभी मेरे अंडर में जो एक शोधार्थी हैं वो इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे फ्रूटों पे देखा, सिर्फ नींबू वर्गीय फ्रूट्स ऐसे हैं जिनका जो एल्टीट्यूडनल रेंज है वो आपका फुट हिल्स से लेकर और हाई हिल्स तक। अगर जो भी हमारे फ्रूट्स हैं या जो वेजिटेबल्स हैं उनको जनरली हम एल्टीट्यूडनल जोन के अकॉर्डिंग उनका कल्टीवेशन करते हैं। एल्टीट्यूडनल जोन मतलब समुद्र तल से ऊंचाई। तो जनरली जो हमारे, अगर मैं मोटा मोटा उत्तराखंड को पूरा डिवाइड करूं तो 4 या 5 जोन में डिवाइड होते हैं, जिसमें आपका फुट हिल्स हो गया, आपका मिड हिल्स हो गया, हाई हिल्स हो गया, उसके बाद अपर हाई हिल्स हो गया, इस तरीके से। तो जो ये नींबू वर्गीय फसलें हैं जो हमारी, वो आपका फुट हिल्स से लेकर और हाई हिल्स तक हर जगह अवेलेबल है। जबकि एप्पल का जोन रेस्ट्रिक्टेड है, आपका कीवी के लिए भी रेस्ट्रिक्टेड है, इवन आपका जो स्टोन फ्रूट्स के लिए भी रेस्ट्रिक्टेड है। बट जो हमारी सिट्रस क्रॉप्स है उसका जो एल्टीट्यूडनल जोन है वो पूरा है।
और थोड़ा सा रिसर्च चल रहा है कि जो डिफरेंट एल्टीट्यूडनल जोन में इनके जो फिजिको केमिकल कैरेक्टर्स पे क्या इफेक्ट आता है, कि जो हमारा जो हाई हिल्स का जो आपका माल्टा निकल के आएगा उसके फिजिको केमिकल कैरेक्टर्स कैसे हैं, जो मिड हिल्स का है उसके फिजिको केमिकल कैरेक्टर कैसे हैं, जो लो हिल्स का है। तो जब ये शोध पूरा होगा तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर एरिया का अगर आप माल्टा लेते हैं तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ये होगी। तो जब ये इंफॉर्मेशन आगे पास होगी उससे निश्चित तौर पर, क्योंकि जो हमारा माल्टा है वो आपका विटामिन का एक भंडार है, ये मान के चलिए कि थोड़ा सा एजुकेशन की भी जरूरत है। हम लोग मतलब जो आपका ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें और हमें यही अंतर है कि वो आपके हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा है, हम लोग इतना ज्यादा हेल्थ पे अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुझे पता है, मेरी जानकारी में है कि भाई फ्रूट्स कंज्यूम करने से आपका मिनरल्स और विटामिन मुझे मिलेंगे, पर मैं सोच के देखूं कि मैं एक दिन में कितने फ्रूट्स कंज्यूम कर रहा हूँ, जो हमारा डाइट प्लान है उसमें कितने फ्रूट्स को मैं ले रहा हूँ। तो इन चीजों पे भी विशेष फोकस करना पड़ेगा, तब जाके हम। और दूसरे में जो हमारा जो ये सिट्रस ग्रुप है इसको हमें कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिशन से जोड़ना जरूर पड़ेगा। जो आर्ट एंड ट्रेडिशन से जब हम इसको जोड़ेंगे तभी इसका प्रमोशन संभव है। इसका सीधा सीधा उदाहरण है, सिक्किम में एक आपका ऑरेंज फेस्ट करके मतलब चलता है, पूरे साल भर में एक कार्यक्रम चलता है ऑरेंज फेयर या ऑरेंज फेस्ट करके। इसी तरीके से हमें अपने उत्तराखंड में भी ऑरेंज फेस्ट या सिट्रस फेस्ट कह सकते हैं, जिसमें और भी हमारी जो अन्य प्रजातियां वो भी इंक्लूड हो जाए। और हमारी कोशिश रहेगी, और मैं आज इस मंच के माध्यम से कह भी सकता हूं कि निश्चित तौर पर अगले वर्ष मैं कोशिश करूंगा कि अपने एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में इस तरीके का एक आयोजन करा जाएगा। साथ साथ पवार जी ने भी बहुत अच्छा विकल्प रखा कि स्टोन फ्रूट के माध्यम से भी हम कहीं ना कहीं अपने प्रदेश में, क्योंकि जो स्टोन फ्रूट का सीजन रहता है वो ऐसा सीजन रहता है जिस टाइम हमारे यहाँ यात्रा पीक पे रहती है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास एक रिसेंटली लास्ट ईयर एक प्रोजेक्ट आया चेरी पे, तो मैं जब चेरी के लिए लोकेशन आइडेंटिफाई करने लगा तो मुझे ढूंढ के भी कुछ काश्तकार मिले नहीं, तब जाके मुझे हरसिल उत्तरकाशी में और मोरी में 2-4 काश्तकार मिले जो चेरी पे काम कर रहे हैं। चेरी का बहुत शॉर्ट मंथ रहता है, मतलब मेरे ख्याल से मई मिड के बाद आना शुरू हो जाता है और 1 महीने में खत्म भी हो जाता है। और उनका वो क्योंकि यात्रा रूट है तो उनका वो वहीं से, जैसे हरसिल धराली वगैरह में 1-2 फार्मर हैं वो कर रहे हैं, तो उनका वहीं से वो बहुत अच्छे रेट पे निकल जाता है। तो उसमें साथ साथ स्टोन फ्रूट में हमें चेरी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर इस स्टोन फ्रूट्स पे भी हम एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराएंगे जिसपे सिर्फ हम स्टोन फ्रूट्स की बात करेंगे कि उसको कैसे, उसके प्रोपगेशन से लेकर और उसका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। मेरा जो अपना मानना है, जब मैं अपने विद्यार्थियों को भी पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं कि हमें 4 पीस प्लस 1 आई के कॉन्सेप्ट पे काम करना है। 4 पीस प्लस 1 आई, आपका प्रोपगेशन से लेकर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। वो 4 पीस क्या, आपका प्रोपगेशन, प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि इन्हीं चीजों की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि भाई हमारे पास क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल बनेगा कैसे और आएगा कैसे, प्रोपगेशन। उसके बाद जब हमारे पास क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल बन गया या आ गया, उसके बाद हम प्रोडक्शन की तरफ बढ़ेंगे कि कैसे उसको प्रोड्यूस किया जाए। जब हम प्रोड्यूस करने लगेंगे तो नेचुरल यूज पे कोई बीमारियां आएंगी, इंसेक्ट पेस्ट आएंगे या और भी कोई एबनॉर्मलिटीज आएगी, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उस पर वर्क करने की जरूरत है। और साथ साथ उसका मार्केटिंग और विपणन पे, जिसको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, उस पर भी काम करने की जरूरत है। और उसके अलावा 1 आई इंप्रूवमेंट वो हमेशा रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट, चाहे हम कितना भी एडवांस हो जाए, इंप्रूवमेंट की जरूरत हमें हमेशा पड़ेगी। तो अगर इन सब चीजों को लेकर हम चलेंगे तो निश्चित तौर पर हम माल्टा क्या और भी जो हमारी बागवानी फसलें हैं उनमें हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे पास और भी वक्ता हैं जो सभी अपनी बात रखेंगे, उसके अलावा आप लोगों के कोई प्रश्न होंगे तो आप लोग निश्चित तौर पर यहाँ पे पूछ सकते हैं और उसका समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं धात संस्था का भी धन्यवाद। धन्यवाद सर। सती जी लाइन में बुला रहे।
बाद में कर लेंगे, इस पे करना पड़ेगा या तो उसको नीचे करना पड़ेगा। नहीं बट वो दिखाई उसमें ठीक है, माइक किसमें रखना है? ठीक। हमारे साथ डॉक्टर सती ऑनलाइन जुड़े हुए हैं जो किसी कारणवश नहीं आए थे, तो उनके हम नॉलेज और ज्ञान का एडवांटेज लेना चाहेंगे। और अभी सती जी थ्रू ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े। हेलो, नमस्कार। आवाज सुनाई दे रही होगी? भाई साहब? यस सर, यस सर। ओके, चलिए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय भाई साहब कुपसाल जी, जो कि उत्तराखंड में उद्यान निदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों का वो कोई भी जनपद नहीं हो जहां आपने सेवाएं नहीं दी। एक बहुत ही व्यवहारिक उद्यान के संबंधों में इनका ज्ञान धात को मिल रहा है, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इस कार्यक्रम में श्री कुंदन सिंह पंवार जी, जो कि उद्यान पंडित का पुरस्कार पा चुके हैं, धरातल पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर तेजपाल बिष्ट, जो कि रिसेंटली ही हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री किशन सिंह जी बहुत टाइम से के साथ काम कर रहे हैं, वो अपना निरंतर योगदान कर रहे हैं। और भी नमगानी साहब निश्चित रूप से जो धात का आज का आयोजन है, ये एक महत्वपूर्ण आयोजन है। और 2025 में हम धात के 40वें वर्ष के रूप में प्रवेश कर गए हैं। बहुत सारे कार्यक्रम धात के इन 40 वर्षों में धरातल पर उठे हैं, जिसमें हरेला का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम हर साल करते हैं। बच्चों की शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम कोना कक्षा का हम हर साल करते हैं। मित्र वन का कार्यक्रम हम हर साल करते हैं। और पिछले 2-3 वर्षों से हम धात के सहयोग से माल्टे की मेन स्ट्रीमिंग पर, माल्टे को उत्तराखंड में जो हो रहा है उसको उसकी मेन स्ट्रीमिंग कैसे की जाए, इस पर लगातार धात काम कर रहा है। बहुत ही अच्छी पहल है धात की, क्योंकि जो उत्तराखंड में माल्टे का जो उत्पादन हो रहा है वो विशुद्ध रूप से जैविक है। जैविक ही नहीं, मेडिसिनल प्लांट के रूप में हमारे सामने है। लेकिन आज वो अपने संकट के दौर से गुजर रहा है। मार्केटिंग के चैलेंज और माइग्रेशन और जो जंगली जानवरों का आतंक जो गांव में हो गया है उसकी वजह से माल्टे पर जो है मुझे लगता है कि उत्तराखंड के जैविक माल्टे का और पर्वतीय क्षेत्रों में जो माल्टे का उत्पादन होता है उसको पॉपुलर बनाने के लिए ठीक उसी तरीके से जैसे सरकार के वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलिट वर्ष के रूप में मनाया और मिलिट को एक श्री अन्न का नाम दिया।
और आज उत्तराखंड के मिलेट्स, चाहे वो मंडवा हो, चाहे वो झगोरा हो, चाहे वो मंडवा हो, चाहे वो झगोरा हो, अच्छी कीमत में बिक रहे हैं। झंगोरे एक पैकेट 1 किलो झंगोरे की कीमत मार्केट में 120 से लेकर के 110 रुपए में बिक रहा है। 120 से लेकर के 110 रुपए में। माल्टा मकरेन और माल्टे के महीने के महीने के कार्यक्रम में भागने जो प्रयास किए हैं, वो इसके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक अच्छा सा प्रयास है। अगर हम उत्तराखंड में माल्टे का इतिहास देखें, अगर हम उत्तराखंड में इतिहास देखें, पूर्व में इसके माल्टे के बगीचों के प्रचार प्रसार के बहुत सारे प्रयास हुए हैं। ब्रिटिश शासन में बागवानी का एक बड़ा अच्छा दौर प्रारंभ चला। पूरे उत्तराखंड में फल पत्तियां विकसित की गई थी। नए फलों, सेब और माल्टे को यहाँ व्यापक रूप से रोपा गया था। अंग्रेजों द्वारा इसको विकसित किया गया। चौबटिया उद्यान, जो कि आज भी निदेशालय है उत्तराखंड का, उसको विकसित करने में अंग्रेजों ने बड़ी मेहनत की। और 20वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध अंग्रेज नॉर्मन गिल ने पूरे उत्तराखंड में इंग्लैंड से माल्टे के पौधे लाकर के यहाँ रोपित किए और उसकी विशेष परिस्थितियां, उसका जो जलवायु था, तो यहाँ की फेवर करता था, इसलिए अच्छे से पैदा होता रहा। स्वतंत्रता के बाद भी सरकार ने उद्यानों के राजकीयकरण की ओर प्रयास किए और विशेष महत्व दिया। राजकीय उद्यान चौबट्टा से लेकर के उत्तरकाशी में हरसी से लेकर के जगह जगह से लेकर के बहुत सारे सरकारी उद्यानों को विकसित किया। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे पृथक पर्वतीय राज्य अस्तित्व में आया, सरकार ने शिफ्टिंग कर दिया, पॉलिसी शिफ्टिंग हो गया और आज हम देखते हैं कि माल्टे पर एक प्रकार का संकट है। आज की डेट में उत्तराखंड में जो माल्टे और जाति के अंतर्गत जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 10,000 हेक्टेयर के आसपास है, सारे जनपदों को मिलाकर के। अभी जो उद्यान विभाग का जो डेटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि 10,000 हेक्टेयर में लगभग 3,70,000 क्विंटल माल्टे का उत्पादन हो रहा है। और अगर इस हिसाब से अगर 40 रुपए पर केजी बिकता है तो लगभग 18 करोड़ 50 लाख रुपए का इकोनॉमी जनरेट करता है। तो इस तरीके से मतलब आज की डेट में एक अच्छी इकोनॉमी जनरेट कर सकता है। माल्टे का व्यवसाय अपने माल्टे के स्टार्टअप अगर खुल सकते हैं, इंटीग्रेटेड मॉडल माल्टे को विकसित करने के लिए लगाए जा सकते हैं और इसकी वैल्यू चेन, मतलब माल्टे का तो एक चीज यूज किया जा सकता है। जैसे माल्टा अपने आप में एक ऐसा फल है जो हर घर में यूज होता है। माल्टे का जूस एक फेमस मतलब एक प्रसिद्ध जूस जिसको विटामिन सी जिसमें बहुत ज्यादा होता है, जो तमाम तरह के ठंडों में जो शीतकाल में जो डिजीज होती है उसके निवारण में काम आता है। इसका मुरब्बा बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसका पेड़, इसकी पत्तियों को कहते हैं कि इसकी पत्तियों से जो तेल, अगर तेल बनाए जाए तो ऑयल जो है बहुत यूनिक हो सकता है। और जब हम माल्टे को निकाल करके इसका छिलका अपने घर में रख सकते हैं तो वो उसकी महक, उसका परफ्यूम
बहुत ही अच्छे तरीके का परफ्यूम इसका बनाया जा सकता है। मतलब हम माल्टे का रॉ मटेरियल, माल्टे का जूस, माल्टे का मुरब्बा, माल्टे का टेल्कम पाउडर, माल्टे का फेस पैक, माल्टे का तेल, इतने तरह के इसके सह उत्पाद बाई प्रोडक्ट बना सकते हैं। जहां तक इसको उत्पादित करने का उसके खर्चे का सवाल है, आज की डेट में लोगों के पास जितने भी माल्टे के पेड़ में उसमें मिनिमम कॉस्ट में लोग काम कर रहे हैं। इसमें साल में इसमें छटनी करने की जरूरत नहीं होती है। पेड़ ऑटोमेटिकली एक बार लगा दिया आपने, कुछ साल इसकी देख रेख 40-50 तक पेड़ चलता है। तो इस तरीके से माल्टा एक ऐसा फल है जो उत्तराखंड में इसकी मेडिसिनल वैल्यू काफी है। लेकिन इसके लिए हमें, अगर हम इसका संवर्धन करें, इसका संवर्धन करें, तो इसके लिए एक माल्टा पॉलिसी की बहुत जरूरत है, जिसमें और उस पॉलिसी को एक संस्थागत प्रयास के रूप में, मतलब हमारा प्रयास ये होगा, भारत का एक प्रेशर प्रयास ये होगा, एक संस्थागत नीति, मतलब सरकार माल्टे के लिए पॉलिसी बनाने के लिए आगे आई। जैसे कि सरकार ने मिलेट्स के लिए, राज्य सरकार ने भी मिलेट्स के लिए अलग से पॉलिसी बनाई है, न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है। तो इसी तरीके से हमें भी आज इसकी आवश्यकता है कि माल्टे का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार घोषित करे। न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, लेकिन सरकार मार्च अप्रैल में जाकर के इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। मार्केट में माल्टा उपलब्ध नहीं होता है। जब माल्टे का सीजन हुआ जाता है और बहुत कम 350-400 रुपए क्विंटल माल्टे का न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जो मार्केट में किन्नू 80 रुपए किलो बिक रहा है, इसमें केमिकल फर्टिलाइजर है, जिसमें पेस्टिसाइड है। अगर माल्टे की बात करें कि वो तो एक जिसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं है, जिसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं है, जिसमें कोई नहर का पानी नहीं है, सीमेंट का पानी नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक जैविक उत्पाद है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि एक कैसे इसके उत्पादन से लेकर के, इसके स्टोरेज से लेकर के, इसकी ट्रांसपोर्ट से लेकर के, इसकी प्रोसेसिंग से लेकर के, इसकी पैकेजिंग से लेकर के, इसकी रेडी, जिसको हम वैल्यू एडिशन कह रहे हैं, हमारे पास उत्तराखंड में अप्रैल से लेकर के और अक्टूबर तक जो है लगभग 20 लाख है। और कोक और पेप्सी की जगह पर हम इसका ड्रिंक उपलब्ध कराते हैं, तो एक बहुत अच्छी मार्केट हम इसकी कर सकते हैं। इसकी ब्रांडिंग, जैसे हिमाचल, मतलब कुछ जमाने में हिमाचल प्रदेश में जैसे सेब की ब्रांडिंग हुई, सेब हिमाचल के नाम से सेब बिकता है, तो उत्तराखंड के नाम से माल्टा काफी अच्छा बिक सकता है। इसके साथ साथ इसका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की भी जरूरत है, इसकी ब्रांडिंग, इसका लोगो, मतलब अगर इसके वैल्यू चेन डेवलप करनी है तो और मार्केटिंग के लिए हमें इसके कोऑपरेटिव की जरूरत पड़ेगी, स्वयं समूहों के साथ इसका लिंक बनाना पड़ेगा, ऑनलाइन मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो इन सब चीजों के लिए आज की डेट में जो इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स हैं, जो संस्थागत प्रयास हैं, हर स्तर पर सरकार को आगे आना पड़ेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि अप्रैल महीने थाईलैंड का माल्टा हमारे मार्केट में आ जाता है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि थाईलैंड के संस्थागत प्रयासों से उत्तराखंड के बाजारों में थाईलैंड का माल्टा बिक रहा है। हमारा माल्टा ऑर्गेनिक माल्टा होने के बाद भी वो मार्केट से गायब है। एक बड़ा बाजार है आज की डेट में। उत्तराखंड से बाहर, उत्तराखंड के लोग लगभग 20-40 लाख लोग बाहर हैं जिनका माल्टे के प्रति विशेष लगाव है। वो वेट करते हैं कि सीजन में उनके पास एक कट्टा माल्टा आ जाए। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये ठीक उसी तरीके से
संस्थागत विकास की जरूरत है, माल्टा पॉलिसी बनाने की जरूरत है, माल्टे की सरकार को माल्टे की नर्सरी बनाने की जरूरत है, सरकार को कोल्ड स्टोरेज बनाने की जरूरत है, इसकी प्रोसेसिंग यूनिट खड़ी करने की जरूरत है, इसका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करने की जरूरत है, माल्टा हमारी संस्कृति से रचा बसा हुआ है, हमारे खान पान से बसा हुआ है, हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए ये प्रेसिडेंट है, ये फार्मर प्रेसिडेंट है। उत्तराखंड के फार्मर्स को ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है कि इसको कैसे उगाना है, कैसे तोड़ना है, कैसे इसकी मार्केटिंग करनी है, वो उनका परंपरागत ज्ञान में सम्मिलित है। हमको इसके लिए थोड़ा सरकार से बात करके आज इस काम को कर सकते हैं, एक अच्छी पॉलिसी बना करके इसको हम मेन स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि हम मोटे अनाजों की मेन स्ट्रीमिंग की, उसी तरीके से हम माल्टे की मेन स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, माल्टे को मुख्य धारा में ला सकते हैं, माल्टे को हम न्यूनतम समर्थन मूल्य इसका बढ़ा करके इसको आम जन तक प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बारे में आज माल्टे के ऊपर जितना विचार हो रहा है, जरूर में भी नेगलेक्टेड ही है, लेकिन वो
ना कि समझा जाता है। तो हम लोगों ने फिर बहुत अच्छे, मैं शुक्रगुजार हूँ देहरादून की जनता का। और मैंने पहले भी बोला था कि शायद जितना माल्टा पहाड़ में उत्पादित हो रहा है, क्या उतना माल्टा देहरादून खपा नहीं सकता है। और उन्होंने इस बात को प्रूव किया। और आज भी कम से कम नहीं भी है तो 15 से 20 क्विंटल की डिमांड हमारे पास आज भी बनी हुई है। और हम असमर्थ हो गए इसको अपनी वैन को पूरे महीने भर चलाने के। इसमें हरेला गांव की टीम का बहुत बड़ा हाथ था, खासकर देवेंद्र नेगी जी का, जिन्होंने सतपुड़ी में दुधार खाल से लेके और नोवो खाल पाथर से लेके पावो की साइड से लेके वहां से माल्टा कलेक्ट करवाए और हमें वापस यहाँ पर भिजवाए। लेकिन वो भी आखिर में हार मान गए और उन्होंने भी बोला कि अब जो है हमारे पास यहाँ पे माल्टा अवेलेबल नहीं है। तो ये प्रॉब्लम माल्टे की अवेलेबल नहीं है ऐसा नहीं है, माल्टा आज भी है। समस्या ये है कि हमारी जो खेती है वो इकट्ठी नहीं है। एक गांव में 4 पेड़, किसी के पास है 4 पेड़, किसी के पास है 4 पेड़, किसी के पास है। और माल्टा एक ऐसा नेग्लेक्टेड रहा प्लांट रहा कि उसको जहां बोया गया वहीं जम गया। और बड़ी ऐसी जगह पे है कि लोग जैसे सेब के बारे में बात कर रहे हैं, आप अभी उसकी बात कर रहे हैं, 2 मीटर पे आपने पॉट पेड़ लगाया है, या जैसे भी जो भी और कोई भी पेड़ है, चाहे कोई एक फूल का भी पेड़ लगाता है तो उसको भी बड़ी सोच समझ के एक जगह पे लगाता है। माल्टा ऐसी जगह पे उगा है, ऐसी जगहों पे उगा हुआ है कि भीड़े बोलते हैं ना पत्थर के, उसके अंदर से माल्टे का पेड़ निकल आता है और वो माल्टा दे रहा है। इतना लंबे समय तक फल दे रहा है और उसके बाद भी वो निगलेक्टेड था। लेकिन आज एक उम्मीद जगती है, हमारा जो प्रयास है वो मुझे लगता है कि सार्थक हुआ है कि जब हम माल्टे के जो मैं डॉक्टर साहब को सुन रहा था, डॉक्टर तेजपाल सिंह बिष्ट जी को, प्रोफेसर सतीश जी को सुन रहा था कि उन्होंने इस फल के बारे में जो बातें की है, सही बताओ तो रियली इमोशनल हो रहा हूं कि हम लोग ने इसको शुरुआत करी और आज कहां तक पहुंच चुका है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सरकार का जवाब है, सरकार का जवाब कोई संस्था कभी भी हो सकती है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हमारा जो प्रयास था वो रंग ला रहा है। और आज माल्टे के ऊपर जैसे सर ने बताया था कि व्यावसायिक और वैज्ञानिक सोच, तो हम वहां तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये इसके लिए जो है मैं धात की अपनी सारी टीम का और हरेला गांव की संची की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देता हूँ आप सभी का जिनके मार्गदर्शन में हमने ये कार्यक्रम इतनी सफलतापूर्वक पूरा किया। इस साल के डाटा में थोड़ा सा रखूं, करीब आज का जो आज का माल्टा आने के बाद में करीब 30 क्विंटल माल्टा हम लोग बेच चुके होंगे। और उम्मीद है आप लोगों का सहयोग ऐसे ही रहा तो शायद अगले साल हम और नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद किशन जी। ये बिगनिंग है, आप तैयार रहिए। हरेला गांव यहाँ पे इतना भेज देगा कि आप भेजने के लिए तैयार रहिए बस। ठीक है देवर, क्यों पवन भाई, अगले साल पूरा माल्टा यही आएगा। किशन जी को एक अच्छी हेडिंग देनी है हमने कि वो बेचने वाले बने बस। इन सबके साथ डॉक्टर साहब आपसे 1-2 मतलब इंफॉर्मेशन लेनी है, वो ज्ञान बोल लीजिए, सवाल बोल लीजिए। ठीक। जब हम, क्योंकि हमें इतनी नॉलेज नहीं है, या शायद काफी लोग जब कर रहे हैं, जब हम बेचने जाते हैं या बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो काफी बार जैसे न्यूट्रिशन वैल्यू की आपने बात की, तो यूनिवर्सिटी के थ्रू ऐसा सपोर्ट मिल जाए कि वो साइंटिफिक डेटा रिसर्च में हेल्प मिल जाए, जैसे फ्रूट्स का है तो शायद सभी को उसमें बहुत हेल्प मिलेगी, जो अलग से हम रिसर्च करानी पड़ती है वो ना कराना पड़े, चाहे वो फ्रूट्स हो या कुछ और। अगर ऐसा कुछ यूनिवर्सिटी के थ्रू सपोर्ट मिल जाए तो शायद बहुत हेल्प होगा।
और एक लाइक अभी हमारे सामने स्टूडेंट्स भी हैं या जो लोग कुछ करना चाहते हैं, क्या इसको अट्रैक्टिव कैरियर के तौर पे सोचा जा सकता है? क्योंकि फोर्सफुली तो नहीं, जब तक इकोनॉमी जनरेट नहीं होगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। 2 पॉइंट्स के ऊपर। बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि मैं क्या थोड़ा सा इनोवेटिव कर सकता हूं। तो थोड़ा सा मैंने सोचा क्यों ना ह्यूमन हेल्थ की तरफ थोड़ा सा मतलब ध्यान दिया जाए, और मैंने निष्कर्ष निकाला कि मैं इस पे एक बुक लिखूंगा, और उसका टाइटल भी मैंने प्लान कर रखा है, फ्रूट्स फॉर ह्यूमन हेल्थ। मतलब जो हमारे फल हैं वो कैसे हमारे हेल्थ को बेनिफिट दे रहे हैं, क्योंकि अभी सीधा सीधा उदाहरण अभी हमारे पीछे कोरोना काल गया। आप सभी लोग जो उसकी फर्स्ट वेव सेकेंड वेव से पूरी हमारा देश प्रभावित, देश या पूरी वर्ल्ड प्रभावित रहा, उसमें एक नया टर्म निकल के आया, हॉर्टिकल्चर थेरेपी। आपने देखा होगा हर किसी ने कहा कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, डॉक्टर्स ने सबको ये सजेस्ट किया कि आप इम्यूनिटी बढ़ाओ। अब बात आती है इम्यूनिटी बढ़ेगी कैसे? वो इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी फ्रूट्स और वेजिटेबल का कंजप्शन करने से। तो ये कहीं ना कहीं हमें अपने पाठ्यक्रमों में भी और वर्कशॉप के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या छोटे छोटे इवेंट्स के माध्यम से आम जन के बीच में ये बात ले जानी पड़ेगी कि जो हमारे फ्रूट्स हैं वो हमारे हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर माल्टे की बात की जाए तो एक प्रोटेक्टिव फूड्स के तौर पे मतलब सामने आया है। प्रोटेक्टिव मतलब जो हमारी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये आपका मिनरल्स और विटामिन से भरपूर है। इसमें विटामिन सी बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। साथ साथ आपके मिनरल्स भी हैं, आपका कॉपर रिच है, पोटेशियम रिच है, और भी जो अदर मिनरल्स हैं वो ट्रेस अमाउंट में होते हैं। और एक स्टडी है कि जो आप विटामिन सप्लीमेंट्स लेते हैं उसके बजाय आप 1 गिलास माल्टा जूस पी लीजिए, तो वो विटामिन सप्लीमेंट्स लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं हमें आम जन को जागरूक करना पड़ेगा कि जो हमारे फ्रूट्स हैं वो आपकी हेल्थ पे कैसे बेनिफिट देते हैं, तब जाके थोड़ा सा इसका प्रचलन है। और ये जब कोई इस पे कोई आर्टिकल्स आएंगे या पब्लिकेशंस आएगा तब ये आम जन के बीच में जाएगा। तो मेरा प्रयास है और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी आने वाले साल भर के अंदर इस पे अलग अलग सीरीज निकलेगी, क्योंकि फ्रूट्स बहुत सारे फ्रूट्स हमारे पास, मोर देन 50-100 फ्रूट्स हमारे पास। तो उसके लिए अलग अलग सीरीज टाइप की, जैसे टेम्पलेट्स के लिए अलग सीरीज बनेगी, ट्रॉपिकल के लिए अलग बनेगी, सब ट्रॉपिकल के लिए अलग बनेगी। तो इस तरीके से प्लान किया गया जिसमें उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो पर्टिकुलर क्रॉप्स के वो कैसे होंगे वो रखे। तो इस पे बहुत जल्दी करा जाएगा। और आप देखिए कि हमारे जो पूर्वजों ने, हम कहीं ना कहीं जो इसको फ्रूट्स को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जोड़ते हैं, वो जोड़ने का पर्पस था, हर चीज करने के लिए कुछ पर्पस था। क्यों जब भी कोई फेस्टिवल होता है या घर में कोई इवेंट्स होता है तो क्यों मंदिरों में फ्रूट्स चढ़ाए जाते हैं और शाम को उसको प्रसाद के तौर पे दिया जाता है? क्योंकि बच्चों को एकदम से नहीं पकड़ाओगे पर उन्हें बोलोगे कि भगवान का प्रसाद है तो तुरंत कंज्यूम कर लेंगे। तो उसको कहीं ना कहीं हम लोगों ने उसके अपने ट्रेडिशन से जोड़ा, उसको अपनी संस्कृति से जोड़ा। तो इसी तरीके से मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब तक हम माल्टे को या सिट्रस को अपनी आर्ट एंड ट्रेडिशन से नहीं जोड़ेंगे तब तक इसका प्रमोशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड का मुख्य फल है और इसका बहुत अच्छा पोटेंशियल है। आपका इवन जो आपका वैल्यू एडिशन में थोड़ा सा इसका जो मार्केटिंग में डिफिकल्टीज आती है, किन्नों से लोग कंपेयर करते हैं। किन्नो मार्केट में इसलिए प्रचलन में क्योंकि वो लूज स्किन होता है और उसको एज ए टेबल फ्रूट के तौर पे मतलब देखा जाता है कि आपने छिला, तोड़ा और खा लिया। माल्टे के साथ क्योंकि टाइट स्किन होता है इसलिए थोड़ा सा ये डिफिकल्टीज आई। और जो जितनी भी टाइट स्किन वैरायटी है ये अपने जूस के लिए, जो इसके आपके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। और अभी हमने पिछले टाइम ब्लेंडेड फ्रूट जूस पे काम किया जा सकता है, हमने किया भी है।
कि जनरली वैसे ऑरेंज का जूस सफिशिएंट है, पर उसकी ब्लेंडिंग भी की जा सकती है दूसरे फ्रूट जूस के साथ मिला के, तो उससे मिक्स फ्रूट जूस या मिक्स फ्रूट जूस आरटीएस या ब्लेंडेड फ्रूट जूस आरटीएस इस तरीके से हम प्रिपेयर किया जा सकते हैं। और मैं तो कहूंगा कि अगर देहरादून में माल्टे के सीजन में कोई काट लगाए और ये माल्टा चतुर, ये जो आपका कचमोली कह लीजिए या हमारे पहाड़ों में क्या कहते हैं उसे, खटाई, उसका लगाए बहुत अच्छा चलेगा। आजकल मसूरी रोड पर अगर कोई लगा दे तो क्यों नहीं लोग इसको कंज्यूम करेंगे, हमें लाना पड़ेगा। और जहां कोई भी चीज बहुतायत में होती है तो उसको कहीं ना कहीं फेस्ट से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। भाई रोम में टोमेटो फेस्ट लगता है, मिलकर टमाटर की होली खेली जाती है। आपका दायरा बुग्याल में बटर फेस्टिवल लगता है, वहां पे बटर की होली खेली जाती है। ऐसे ही जब हमारे यहाँ ऑरेंज इतना ज्यादा हो रहा है, माल्टा इतना ज्यादा हो रहा है, क्यों ना इसे फियर और फेस्ट के तौर पे लाया जाए। तो कहीं ना कहीं इससे उसकी मार्केटिंग पे और उसके प्रमोशन पे निश्चित प्रभाव पड़ेगा, तो ये हमें लाना पड़ेगा। हमारे साथ विक्रम रावत जी जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ टाइम पहले हैं। रिक्वेस्ट है कि वो मंच पे आए। आ जाइए सर। ठीक ठाक है सर, चेयर कंफर्टेबल है, प्लीज। और आज के जो आयोजन है इसमें हम RRND होटल मैनेजमेंट की टीम को भी बहुत धन्यवाद करेंगे, और जो हमारे साथ स्टूडेंट बैठे इनको भी, क्योंकि ऐसे जब जनरेशन आती है तो उससे बहुत अच्छा लगता है। जरूर आपके जो फूड फेस्टिवल में पार्टिसिपेशन है उसको भी देंगे। और साथ में mangal.com जो हमेशा हमको सपोर्ट करते हैं आपके सारे प्रोग्राम्स में, उन्होंने इसको सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किया, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सही समय पर सर आप आए हैं, क्योंकि सारी बातें हो रही हैं। फाइनली जो है कि इकोनॉमी कैसे जनरेट हो, बिजनेस कैसे जनरेट हो, तो इसको हम कैसे एक बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो बडिंग एंटरप्रेन्योरशिप में जो आ रहे हैं, या जो नई जनरेशन जो सोच रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उनको अगर आप कुछ इनपुट दें कि फार्म टू प्रोडक्ट और सेलिंग में जो सब चैलेंजेस है उनको कैसे करते हैं, क्योंकि आप अपने आप में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और हमारे लिए रोल मॉडल सर। थैंक यू। मैं थोड़ा लेट आया तो शायद काफी चीजें सुन नहीं पाया यहाँ पर। यहाँ काफी जो मुझे दिख रहे हैं आ गया, सब यंगस्टर्स हैं। तो मैं थोड़ा सा अपना परिचय आप लोगों को दे दूं। मेरा नाम विक्रम रावत है और पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। 50 के दशक में मेरे पेरेंट्स हिमाचल चले गए थे और हिमाचल में ही मेरा जन्म हुआ, वहीं एजुकेशन हुई और शादी भी वही हुई और जॉब भी वही की। बैंक में एज प्रोबेशनरी ऑफिसर में रहा। 2020 में कुछ खेती का शौक चढ़ा तो फिर हमने अपनी सेब की खेती शुरू की। क्योंकि इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं अपनी जो स्टोरी है वो भी आपको बता देता हूँ कि 20 में जो हमने सेब की खेती शुरू की और जमीन ली, तो क्योंकि ट्रेडिशनल खेती होती थी पहले सेब की और वो काफी, उसमें जो जेस्टेशन पीरियड था वो बहुत लंबा था। तो मैं बैंकर भी था, इसलिए वो सारी इकोनॉमिक्स के हिसाब से हमने काम करना था। तो हमने वहां पर कुछ लोगों को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, फार्मर्स को, किसानों को। तो करसोग, एक हिमाचल में करसोग एक ब्लॉक है छोटा सा, और उस वक्त मेरे पास एक वैगन आर होती थी 2001 में, और वो पहली वैगन आर थी उस ब्लॉक की। किसी आदमी के पास कोई गाड़ी नहीं थी, तो एक मतलब गरीब इलाका। तो हमने किसानों को संगठित करना शुरू किया 2004 में।
और 2005 में हमारे पास लगभग 380 फार्मर से मिलके हमने एक सोसाइटी रजिस्टर की जिसका नाम था करसोग वैली फार्मर्स ग्रुप। अगर आप नेट में भी देखेंगे तो वो मिल जाएगा आपको। और हमने एग्जॉटिक वेजिटेबल पे काम करना शुरू किया। अंग्रेजी सब्जियां जो है लगभग हमने शुरुआत की 16 सब्जियों से। मात्र 60 किलो सब्जी को लेकर हमने जो सफर अपना तय किया 2005 से 2009 में हम उसको लेके 6 टन पर डे प्रोडक्शन। तो हमारा जो सीजन होता था वो मई से लेकर और अक्टूबर तक होता था। पहाड़ों में वही एक ऑफ सीजन माना जाता है। और आज की डेट में जब मुझे लगा कि वो एक सैचुरेशन में पहुंच गया तो मैं वापस अपने जो मेरे दिमाग में था सेम उसमें आ। तो आज की डेट में एग्जॉटिक वेजिटेबल वहां पर लगभग पर डे 20 टन निकलता है। 5 से 6 गाड़ियां एग्जॉटिक वेजिटेबल, सिर्फ एग्जॉटिक वेजिटेबल की मैं बात कर रहा हूं, तो वो वहां से निकलती है। उसके बाद धीरे धीरे शुरुआत की, हमने कहा ये सैचुरेशन में आ गया तो अब दूसरी सब्जियों में काम करते हैं जो सब लोग खाते हैं। तो उसमें हमने मटर और बीन्स को फोकस किया। तो आज की डेट में जो हमारा 2 साल पहले का डेटा था, तो टोटल जो करसोग ब्लॉक था, करसोग ब्लॉक की जो टर्नओवर थी वो थी 53 करोड़। क्योंकि अभी हम माल्टे की जो बात कर रहे हैं, माल्टे की बात कर रहे हैं कि हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट में माल्टा है और 6 डिस्ट्रिक्ट का अगर माल्टे को अगर 40 रुपए के साथ कन्वर्ट किया जाए तो 17 या 18 करोड़ बन रहा है वो वैल्यू। तो हम सिर्फ एक छोटे से ब्लॉक में मतलब इतनी, ये सिर्फ वेजिटेबल की बात की मैंने, एग्जॉटिक वेजिटेबल, ऑफ सीजन वेजिटेबल और सेब, 3 चीजों की। तो वहां अगर बाकी किसानों के और प्रोडक्ट को मिला लिया जाए तो लगभग 70 करोड़ रुपए की आमदनी एक ब्लॉक की है। क्योंकि मैं बैंकर भी था, तो जब हमने ये शुरुआत की थी सब्जियों की, तो उसमें बहुत से ऐसे लोग भी थे जो बैंक में ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। मॉनेटाइजेशन हुआ, हम अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से। तो मैं उस वक्त बैंक में जॉब करता था, तो मुझे एक फोन आता है कि सर मेरा पैसा नहीं जमा कर रहे बैंक वाले। मैंने कहा कि मैं किसी दूसरी जगह पोस्टिंग जब होगी थी मेरी, तो मुझे फोन आया। तो मैंने कहा क्यों जमा नहीं कर रहे बैंक वाले पैसा? तो मैंने फट से अपने बैंक को फोन मिलाया। मैंने कहा वो ऐसे ऐसे आया, गरीब आदमी, उसको पैसा जमा करो। कहते सर आपने पूछा कितना पैसा है उसके पास? मैंने कहा तो पूछा नहीं मैंने। कहता वो 74 लाख रुपीज लेके आया है और जो सिर्फ उसने ब्रोकली बेच के कमाया 74 लाख रुपीज, तो उसने शायद अपने ऊपर भी खर्च नहीं किया। तो मतलब ऐसे ऐसे वहां फार्मर्स बने और आज की डेट में उस पूरे इलाके में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। जो शुरुआत जिसकी मैंने बताई थी कि मेरे पास वैगन आर थी और बड़ी से बड़ी गाड़ियां वहां पर लोगों के पास है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 40 से 50 लाख रुपए की जिनकी आमदनी है। यह है इकोनॉमिक्स की बात कि फार्मर्स कहाँ से कहाँ, हम लोग या हमारे सरकारें बोलती है 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, मैं सीधा बोलता हूँ 50 गुना। एक फार्मर की आमदनी अगर 50 गुना बढ़ती है तभी वो सस्टेनेबल बनती है, तभी वो अपने खेतों से जुड़ा रहे। तो बहरहाल ये तो मेरी वो स्टोरी थी जो मैं आपको बताई। मैं जो करसोग इलाका है वो एक बहुत मतलब रूरल एरिया है। तो आप सब लोग जितने भी हैं गढ़वाल से ही हैं, तो आप इमेजिन करके सोचिए कि मैंने जमीन ली और मैं एक रूरल एरिया में काम कर रहा हूं। मेरी अपना परिवार है, मेरी 2 बेटियां हैं, तो मेरी डॉटर्स भी मेरे साथ हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आप अपने गांव में हैं, वही फैसिलिटी जो हमारे गांव में है वही फैसिलिटी हिमाचल में भी है। सिर्फ हिमाचल में स्कूल में स्ट्रेंथ ज्यादा है, टीचर्स ज्यादा है, एक वो फर्क है, फैसिलिटी वही है।
बिल्डिंग्स वैसी हैं, अस्पतालों की बिल्डिंग उतनी बड़ी है जितनी हमारे हिमाचल में उतनी बड़ी गढ़वाल में भी है, लेकिन गढ़वाल में क्योंकि पेशेंट्स नहीं है, पेशेंट्स यहाँ आ जाते हैं, इसलिए वहाँ डॉक्टर्स की कमी रहती है। हिमाचल में वो कमी नहीं होती। तो अब मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग इमेजिन कीजिए कि आप भी उसी स्टेज में है, अपने गांव में चले गए, अब आपके बच्चे हैं, मेरे जैसे बच्चे थे तो मैंने तो अपने साथ रखे, गांव में रखे, गांव में पढ़ाया उनको, गांव के बिल्कुल ऐसे स्कूल में कि एक स्कूल तो नया नया खुला था, जब मेरी जो बड़ी डॉटर है स्पेशल चाइल्ड है वो, तो जब उसको स्कूल में एडमिशन करने के लिए गया तो वो नीचे मिट्टी का सारा बैठने का था, तो मैं बहुत देर सोचता रहा कि क्या किया जाए, कहीं जैसे हम लोग यहाँ पर देहरादून आ जाते हैं या शहर की तरफ चले जाते हैं, तो क्या मैं भी ऐसा करूं या बच्चों को साथ रखूं। तो प्रिंसिपल के साथ बात हुई और उसको कहा कि यार मैं आपको बेंच देता हूँ, कितने बच्चे हैं आपके साथ, तो लगभग 30-40 बच्चे थे स्कूल में, तो 10-12 बेंच हमने, बेंच टेबल वगैरह सब जो था वो दिया, और इस तरीके से हमने थोड़ा, मेरी एक डॉटर साथ में है यहाँ पर, तो जब हमने एग्जॉटिक वेजिटेबल की ये सारी कर रहे थे, तो 2-3 साल में पूरे हिमाचल में उसका एक किस्म से धमाका हो गया, और ऑलमोस्ट सभी न्यूज़पेपर्स, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे ट्रिब्यून हो, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, और बहुत से जो मैगजीन्स थी, इंडिया टुडे, आउटलुक, सोपान स्टेप आती है रूरल डेवलपमेंट के ऊपर, तो इनमें बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज हमारी कवर हुई। उन आउटलुक को कवर करने वाली चंद्रसुधा डोगरा थी, जो हमारे पास 2007 में, थोड़ा आउट ऑफ द वो है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जरूरी भी है बताना। तो जब वो हमारे पास आई, हमारी स्टोरी कवर की, तो एक रात वो वहां रुकी और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जा रही हूँ विक्रम, लेकिन अगर मैं, क्योंकि मैं आपसे मोटिवेट हूँ, अगर मैं फार्मिंग करती हूँ तो आप हेल्प करोगे। मैंने कहा बहुत टफ है, उनको पूरा समझाया, फिर उनको 2 घंटे समझाया कि ये बहुत इजी है, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा था, पढ़ने के बाद मैं फर्स्ट जनरेशन का फार्मर था, मैंने कभी खेत में हाथ नहीं लगाया था, और जब मैंने शुरुआत की थी तो उसके लगभग 3 साल बाद मुझे पता चला कि यार ये जितना इजी मैंने लिया था उतना इजी नहीं था, मुश्किल था। तो लेकिन चंद्रसुधा डोगरा ने भी 2-3 साल के बाद डिसीजन लिया और वो भी फार्मिंग में आ गई, हिमाचल में उन्होंने लैंड ली। तो एक रात वो उन्होंने मुझे कॉल किया कि बच्चे कहाँ हैं, तो मैंने बताया कि बच्चे तो मेरे साथ ही पढ़ रहे। तो लगभग 1 घंटे तक मुझे समझाती रही कि भाई ये देखो, आप अपना फ्यूचर तो बर्बाद कर दिया, मैंने भी कर दिया, लेकिन अपने बच्चों का तो बना हुआ, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो। लेकिन मैंने भी माना हुआ था कि नहीं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन तो शायद घर में ही मिलेगी, स्कूल में तो 6 घंटे 7 घंटे के लिए जाते हैं, बाकी तो मैं घर में एजुकेट करता हूँ बच्चों को। तो लगभग 2-3 महीने के बाद जब मेरे पास आई और बच्चों के साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया, और हमारा थोड़ा सा अपना, जिस तरीके से हम अपना खेत बाग और सब कुछ चला रहे थे, तो उसको देख के वो बहुत इम्प्रेस हुई, कहते नहीं नहीं आप जैसा कर रहे हो ठीक है। तो मेरी छोटी जो डॉटर है, हमारी कोशिश थी कि ये कुछ बने आगे, मतलब एक बेटी मैं साथ रखना चाहता था और इसको चाहता था कि ये कुछ जॉब करे आगे, पढ़ाई अच्छी करे, लेकिन इसने भी डिसाइड कर लिया कि इसने करनी तो खेती। तो मैं जरूर चाहूंगा कि चेष्टा तुम भी 2 शब्द बाद में बोलो। तो चेष्टा ने मिरांडा हाउस से फिर ग्रेजुएशन किया बॉटनी ऑनर्स में, और आजकल हमारे साथ ही फार्मिंग में काम करते। मेरा एक जो ड्रॉबैक है वो हिमाचल में भी बहुत बड़ा रहा, कि मैं समय से लगभग 10-15 साल एडवांस चला हमेशा।
यूनिवर्सिटी, मैंने जब अपना सेब का काम शुरू किया, जो खेत लिए, वो मॉडर्न फार्मिंग के कंसेप्ट को दिमाग में रख के लिया, और उस वक्त मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिला। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है हमारी, डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी, वहां से भी सपोर्ट नहीं मिले, क्योंकि उनके दिमाग में भी वो बातें नहीं थी जो शायद मेरे दिमाग में चली। तो लगभग 1 साल पहले डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, डॉक्टर चंडेल, राजेश चंडेल, तो वो मुझे मिले कि भी हम कोलैबोरेट करते हैं किसी तरीके से। तो मैंने कहा सर, या तो आपको आपकी थिंकिंग, आपकी सारी लाइन को आपको 10 साल एडवांस होना पड़ेगा, या मुझे 10 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो जो भी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि हम लोगों को जो माल्टा है, खासतौर पे माल्टे के बारे में, इसके जो गुण है उसको पब्लिश करना चाहिए, भी वो पेपर में आना चाहिए, वो सारी चीजों में आना चाहिए। माल्टे को लेकर मैंने भी थोड़ी सी अपनी स्टडी की है, और उस स्टडी में मैंने पाया है कि जितना भी माल्टा अभी तक गढ़वाल में हमारे एरिया में लगा है, किसी ने भी कमर्शियली लगाया नहीं। तो जब आप कमर्शियल प्रोडक्शन में नहीं जाएंगे तो आप क्वालिटी नहीं बना सकते। मैं अगर 2 किलो किसी से माल्टा लेता हूं तो 2 किलो के हर दाने का साइज अलग है बिल्कुल। अभी मैंने किसी से मंगाया था रैंडमली कि 2 किलो मुझे देना, तो कोई इतना साइज भी है, कोई बड़ा भी है, ये भी। बाहर भी जो फोटो लगी है जितने भी, उसमें कहीं भी माल्टे की जो पैकिंग है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है इमेजेस में भी। एक ग्रुप के साथ बोरे में माल्टा रखा हुआ है, और बोरा तो वैसी एकदम से वैल्यू घटा देता है माल्टे की। तो लास्ट जो धात का प्रोग्राम था, शायद पिछले कब था, 12 को था, 10-11 को, तो मैं उसमें भी गया था, और मैंने ये तय किया था कि मैं भी इस पे मार्केटिंग पे काम करता हूँ। तो मैंने अपना स्ट्रेटेजी उसमें सारी लगाई। तो 40 रुपए के माल्टे के लिए अगर हम मार्केट करते हैं तो 5 किलो का हमारा पड़ता है 200 रुपए का माल्टा, और उसकी मार्केटिंग है, उसकी पैकिंग है, और उसका कुरियर चार्जेस अगर हम लगाते हैं तो हमारा उसमें खर्चा आ रहा है 500 रुपए। तो 500 रुपए खर्च हम उसी चीज में कर सकते हैं जिसमें क्वालिटी बहुत अच्छी हो, तभी बेनिफिट है, आगे भी हमारा प्रोडक्ट तभी चलेगा। तो क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए, यहाँ माल्टा ग्रोवर्स हैं कुछ जो ग्रो करते हैं माल्टा। एक तो आप नेचुरली हो रहा है, नहीं, मतलब फिर भी कौन से हैं, कितने लोग हैं? तो 2-3 लोग हैं। तो इसको नेचुरली ग्रो हो रहा है, तो नेचुरल फार्मिंग में तो वो बिल्कुल फिट बैठता है, नेचुरल ग्रो है, ठीक है। लेकिन अगर इसको कमर्शियल ग्रो करना है तो आपको माल्टे की एक तो सिलेक्शन होती है, जो आप अपने माल्टे के पौधों से वुड को ले सकते हो, जो साइन वुड होता है। और यहाँ जो रूट स्टॉक, सीडलिंग रूट स्टॉक ही यूज होता है, शायद जो भी यूज होता है। हाँ, लेकिन जो जितना माल्टा जो किसमें आपको अगर इम्पोर्टेड मिलती है तो सारी वो रूट स्टॉक पर है। और इस पे सबसे ज्यादा जो काम किया वो अमेरिका ने किया है। अमेरिका का US 897, 942 या क्लियोपात्रा, ये 3-4 रूट स्टॉक है जिसके बारे में मैं भी जानता हूँ, और बहुत मतलब आपके उसी माल्टे का ये डबल साइज कर देंगे। तो हमने करना कुछ नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना है अपने खेतों में। और अगर कोई किसान आप में से जानने वाला अगर वो चाहता है कि 500 या 500 से ज्यादा वो पौधे लगा सकता है, तो मैं उनको टेक्निकल हेल्प दे सकता हूँ। तो टेक्निकल हेल्प का क्या मतलब है कि किसी भी आदमी के लिए रूट स्टॉक को बाहर से मंगाना बहुत मुश्किल काम है। हमारे पास वो कैपेसिटी है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं। हम लोग एवोकाडो इंपोर्ट करते हैं, कीवी के प्लांट्स इंपोर्ट करते हैं। तो US से हमारा जो आता है वो ब्लूबेरीज आती है, तो वहां से हम ये भी मंगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी जो समर्थन मूल्य है 9 रुपए का, उसको अभी हम लोग हमारा एक जो अपनी एसोसिएशन है जो हमने बनाई है यहाँ पर, कृषक बागवान और उद्यमी संगठन,
उसके माध्यम से हमने उसमें अपनी डिमांड्स रेंज की है, तो उसमें माल्टे का भी हमने समर्थन मूल्य को 9 से 14-15 रुपए करने का आग्रह किया है। और मेरा ये मानना है कि बहुत ज्यादा समर्थन मूल्य सरकार को नहीं देना चाहिए। मैं एज अ फार्मर ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन हमें समर्थन मूल्य ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा तो हम क्वालिटी से अपना हट जाएगा किसान। किसान क्वालिटी तभी मेंटेन करेगा जब उसका प्रोडक्ट नहीं बिके। तो बस मैं इतना ही कहूंगा और चेष्टा से कहूंगा कि वो 2 मिनट आके यहाँ पर थोड़ा सा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हेलो, सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम चेष्टा रावत है एंड मैंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन करी है अपनी बॉटनी ऑनर्स में, जैसे कि उन्होंने बताया। मैं बचपन से ही फार्म में ग्रो अप हुई हूँ, एक रूरल स्पेस में ग्रो अप हुई हूँ। बट हमारा सिंस हिमाचल एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, मतलब आप वहाँ के किसानों से मिलेंगे, वो उनके पास आइडियाज होते हैं, नए से नए आइडियाज होंगे। एप्पल स्टेट फेमस इसलिए है क्योंकि हर एक किसान कुछ नया सोचता है और उस चीज में करने की मेहनत भी करता है। तो इस एनवायरनमेंट में ग्रो होके मतलब काफी कुछ सीखा है मैंने। और अभी जैसे हमने 2020 से उत्तराखंड में भी काम शुरू किया। उत्तराखंड में भी हमने सेब के प्रोजेक्ट्स लगाए हैं बहुत सारे, और अलग अलग फार्मर्स के अलग रेंज के, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स टू लार्ज फार्मर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मर्स। तो माल्टा के लिए स्पेसिफिकली मैंने जितना अपने छोटे से एक्सपीरियंस से नोटिस किया है वो है कि उत्तराखंड एक बहुत अच्छी बेल्ट है माल्टा के लिए। लाइक जैसे हम बोलते हैं कि हिमाचल एक एप्पल स्टेट है, उत्तराखंड को एक माल्टा स्टेट भी बोल सकते हैं। माल्टा ऑरेंज और किन्नू के हिसाब से आप देखोगे उसकी न्यूट्रिशन में 89% विटामिन सी, मतलब स्टैटिस्टिक्स डॉक्टर्स इन सबको बहुत अच्छे से पता होंगे, ये एक एस्टिमेट है। बट इतना अच्छा अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू है, इसको बहुत अच्छे से हम आगे मार्केट कर सकते हैं एंड आगे हम इसको प्रमोट कर सकते हैं उत्तराखंड का एक प्रीमियम फ्रूट प्रोडक्ट। एंड ये चीज काफी बड़ी हिट भी जाएगी। एंड अगर सिट्रस फ्रूट्स में देखें तो उत्तराखंड भी बहुत आगे जाएगा। तो अगर किसी का इंटरेस्ट है फार्मिंग में तो वो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज फार्मिंग एक ऐसी चीज है जो आपको जमीन से जोड़ के रखती है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है फार्मिंग अगर आप करते हो। बाकी थैंक यू। थैंक यू सर, आपके अध्यक्षता में हो रहा है, देखते देखते टाइम ऐसा निकल गया कि पता नहीं लग रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ उसके बाद हम आपका फाइनल वर्जन लेंगे। रिक्वेस्ट करूंगा देवेंद्र नेगी जी को, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को, ये मतलब पूरे 1 महीने का जो प्रोग्राम है, जो माल्टा यहाँ तक पहुंचा और किस तरह उन्होंने पहुंचाया। जैसे कि चैलेंजेस तो सबको पता है, सोल्यूशन भी कुछ पता होंगे, लेकिन करता कौन है वो इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने छोटे छोटे फार्मर से, किसान भाई से कांटेक्ट करके एक एक दो दो बोरियां, 4 बोरियां इकट्ठा करके यहाँ तक कैसे पहुंचाई, क्या चैलेंजेस है और कितनी मेहनत करी, तो इसलिए उनका स्टेज पे आके और बताना बनता है। और वो हरेला गांव के सह संयोजक है और बहुत ही जमीनी तौर पे काम कर रहे हैं। आज के मकरई कार्यक्रम में उपस्थित सभी को प्रणाम। जैसे कि आप सभी को विदित है कि माल्टा का महीना दिसंबर
2012 से शुरू किया गया था और आज ये माल्टा मकरणी के समापन के रूप में इसका आयोजन किया जा रहा है। 3 वर्ष पहले धात ने माल्टा पे काम किया था, जो पूर्व में हमारे भंजी के संयोजक आदरणीय किशन जी बता चुके हैं। तो फर्स्ट साल क्या रहा, सेकेंड साल क्या रहा, और इस साल उन्होंने भी आंकड़े दिए कि लगभग 30 कुंटल के आसपास हम माल्टा ले चुके हैं। तो इन 3 सालों में जो हमने निष्कर्ष में जिस पहुंचे हैं, जो निकल के आया है, वो यह चीज निकल के सामने आई है कि बहुत बात सुनने को मिलता था कि पहाड़ में कुछ नहीं है और पहाड़ में कुछ नहीं हो सकता है। तो उसका जवाब इन 3 सालों में यह मिला कि पहाड़ में बहुत कुछ है और पहाड़ में बहुत कुछ किया जा सकता है, जिसको हम सब ने देखा। जब हम इन 3 सालों में हमने काम किया तो एक सतपुली के ही नजदीक केवल 3 ब्लॉकों पे हमने काम किया, एकेश्वर, कलजीखाल, जयरीखाल और द्वारीखाल। तो इन 3 ब्लॉकों में ही मैं इस मंच के माध्यम से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन 3-4 ब्लॉकों में ही हम कम से कम 50-60 टन माल्टा उपलब्ध कर सकते हैं और उपलब्ध है अभी भी। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है एक अच्छे मार्केट। तो ओवरऑल वैसे यहाँ पे भी सभी ने सब कुछ बता दिया है, तो समय भी बहुत सीमित है, इसलिए मैं संक्षिप्त में अपनी बातें रखूंगा। इन 3 सालों की यात्रा से यह निष्कर्ष निकला कि पहाड़ में बहुत कुछ है और उसका मार्केट भी है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे जब ये कार्यक्रम चले तो हमने देखा कि 30 मिनट में 2 कुंटल माल्टा निकल गया। अब आवश्यकता है उसके बीच की कड़ी को जोड़ने का। जो पहाड़ का उत्पादन है उसको किस तरह से बाजार दिया जाए और किस तरह से मार्केट में पहुंचाया जाए। मैं लास्ट में एक सूक्ति के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। इंटर में एक सूक्ति पढ़ी थी हमने हिंदी में, हमारे हिंदुस्तान के लोग ट्रेन के डिब्बे के समान, माने ट्रेन में बहुत अच्छे डिब्बे रहते हैं, लेकिन जब तक उस पर अच्छा सा इंजन नहीं जुड़ता तो वो डिब्बे स्थिर रहते हैं अपने पास। वो गतिमान तभी होंगे जब उस पर अच्छा सा इंजन जोड़ा जाए। जोड़ तो गया धात तो सर, धात एक इंजन जुड़ा है, लेकिन धात एक सीमित साधन, धात की अब एक सीमा है धात की भी। एक बड़ा इंजन जोड़ने के लिए जो हमारे शासन प्रशासन सरकार, और यदि वो भी नहीं जुड़ता तो सबसे बड़ा इंजन जो है वो है जनता। तो यदि ये जनता इंजन इसमें जोड़ देती है तो मैं समझता हूँ कि हम सब बहुत जल्दी मंजिल तक पहुंचेंगे और पहाड़ में एक खुशहाली सुख समृद्धि आएगी। इनके साथ में अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद देवेंद्र भाई। इंजन भी बन रहा है और जल्दी बनेगा जब इतने सारे लोग जुड़ते चले आ रहे हैं, तो इंजन बनाने की तैयारी है। पवन भी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मंच पे आके, क्योंकि वो फार्मर भी है और बहुत ही टाइम दे रहे हैं, इन्वॉल्व है, जो हरेला गांव के कॉन्सेप्ट में सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में एक जनरेशन को जोड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों का व्यू जानना बहुत जरूरी है कि वो कैसे कर रहे हैं और आगे कैसे करेंगे। सभी को नमस्कार, मेरा नाम पवन है और मैं पावो ब्लॉक से पौड़ी गढ़वाल से। अभी जस्ट बात चल रही थी कि उत्तराखंड और हिमाचल, तो अगर मैं कंपेयर करूं तो उत्तराखंड एक 24 साल का युवा है और हिमाचल जो है 50 साल का एक एजेड आदमी है जिसके 2-3 बच्चे हैं, एक पेट्रोलियम में पढ़ रहा है और एक इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। तो वो एक डिसिप्लिन मर्द बन चुका है और जो युवा है उत्तराखंड, वो कोशिश तो कर रहा है पर वो बुलीड हुआ है, रेग्ड हुआ है, कई चीजें उसके साथ घटनाएं घटी। हिमाचल में YS परमार जैसे गार्जियन थे और उत्तराखंड को कहीं न कहीं अनडायरेक्शन लेने वाले हमारे नेता थे। पर फिर भी समय मुझे लगता है कि ये 24 साल ही बात है, अभी युवा है, लाइफ तो बहुत बड़ी है। मुझे लगता है कि चाहे विक्रम सर है, चाहे कुंदन पवार सर है, चाहे तेजपाल सर है,
या डॉक्टर कुकसाल सर है या धार जैसे ऐसे टीम है जो कि इस युवा को नर्चर कर सकती है। मुझे लगता है मोटिवेशन की कमी है। मैं कुकसाल सर से अक्सर बात करता हूँ कि सर साइंटिस्टों की जरूरत नहीं है, अभी तो ग्राउंड में मोटिवेटर जो बच्चे हैं, जो युवा है, उनकी जरूरत है कि वो कम से कम जमीन तो ले जाए। आप कर रहे कि एप्पल की खेती करो, एवोकाडो, फलाना ढिमकाना, नहीं, पहले उनका माल्टा तो बेचो। माल्टा जिस दिन बिक जाएगा, अभी सर ने कहा था कि इसमें वैराइटीज फलाना ढिमकाना, वो हिमाचल वालों को बेहतर पता है क्योंकि उनके एक गाइडिंग रोल थे उनके। आज हम कल रात भर शाम को 3-4 घंटे बैठे तो डिस्कशन वही था कि कैसे इस माल्टा को जो हो रहा है नेचुरली, पहले उसको तो 2-4 रुपए उस किसान के हाथों में दिया जाए और देन उसके बाद आगे बातें की जाए। मैंने परसों पौड़ी में हम डॉक्टर संडील को बुलाया था हमने, तो हकदक हो गए थे कि यार ये क्या ट्रेनिंग है, मतलब। तो मैंने उनको रात भर दिन भर समझाने की कोशिश की, सर कि बहुत चैलेंजेस है और वो समझने में हो रहे। मैंने उनको एक माल्टा खिलाया, उनको बोलने लगे यार ये बहुत जूसी है भवन, और क्यों तुम इस पे हल्ला नहीं करते, क्यों इसका मार्केट नहीं करते हो। भरसाल यूनिवर्सिटी बगल में है, केवी के बगल में है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, डिपार्टमेंट्स है, बट मुझे लगता है कि जो समाज है, अगर ये समाज और समाज के जो लीडर्स है वो फार्मर के रूप में, चाहे वो एंटरप्रेन्योर के रूप में, चाहे वो जिनके अंदर भी थोड़ा सा दर्द है इस समाज के लिए कि एक इकोनॉमी स्टेब्लिश होनी चाहिए, तो मुझे लगता है उनको आगे आना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद पवन भाई। इस साल हमारे साथ जब ये यात्रा बढ़ती गई तो नए नए लोग जुड़े। उसमें एक बहुत ही यंग पर्सन है नीलेश नेगी जी, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आके बताइए उनके क्या व्यूज हैं, क्योंकि जो इस बारी बस क्रिएट करने में जो इन्वॉल्वमेंट रहा, छोटे छोटे क्लिप्स बनाना, मार्केटिंग और भी आइडियाज जो है, तो ऐसे साथियों का विचार जानना बहुत जरूरी है। आप सभी को नमस्कार। पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सर आप लोगों को कि ऐसे सेक्शन विद्वान और ऐसे प्रोफेशनल लोगों के साथ मुझे मंच जो है साझा करने का मौका मिल रहा है। मेरे साथ सारी बातें हो चुकी है, सभी ने बोल दिया, तो कुछ बचा नहीं है, परंतु मैं आपसे एक छोटी सी कहानी साझा करना चाहता हूँ। ये कहानी है लुलु मॉल दुबई की और एक होलम नाम के व्यक्ति की। उससे पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, क्या आपको पता है जैसे हम उत्तराखंड में माल्टा बचाओ माल्टा मकलैंड कर रहे हैं, भारत में एक और राज्य है जो इस समय अपने संतरे को, नारंगी को बचाना चाह रहे हैं, किसी को नाम पता उसका? कोई रैंडम गेस? कोई भी? महाराष्ट्र में सर वो तो नारंगी नहीं है। चलिए वो उसमें आता हूँ अभी। नॉर्थ ईस्ट का ये वो नहीं, मैं चलिए उसमें आता हूँ। तो बात करते हैं इस संतरे की, इस मैंडरिन की। तो 1970 का दशक है जब ये जो हम आज झेल रहे हैं, जैसे हम आज एक युवा है उत्तराखंड, जैसे बाबा जी ने बोला, तो वहां पे भी यही हाल था कि उनका संतरा एक समय पर था जब वहां से गाड़ियां गुजरती थी तो महक आती थी। वहां पे जो है संतरे की महक से लोग उठते थे और खरीदते थे, क्योंकि उनको था कि कौन सी महक है जो हमें आकर्षित करेगी। समय बीतता गया, 90 का दशक आया। अब ये जो होलम नाम का व्यक्ति है ये बताता है कि जब मैं छोटा था तो ये अपने नानी के यहाँ जाया करता था, जहाँ पे इनका एक फर्म होता था जिसमें इनको ये नारंगी ये संतरा तोड़ के अपने, जैसे हमारे फुलदही होता है उसी तरह से पूरे गांव में जाके बांटना होता था। तो गांव के लोग उसे जमा करके उसको बाहर बेचते, जो पैसे आते उन सारे बच्चों को बांट जाता। बच्चों को समय के साथ जो हम बोलते हैं कि एक इकोनॉमिक इंसेंटिव मिलता गया, और बच्चे जो है धीरे धीरे इसको अपने पेड़ों को समझने लगे। उन्हें समझ आया कि इन पेड़ों से हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है। एक बच्चा जो समझ रहा था वो बच्चा था होलम, और वो जो मैंडरिन है, जो संतरा है, उसका नाम है खासी मैंडरिन, जिसको 2014 में जीआई टैग मिला। मेघालय के लोगों ने 1990 में खत्म हो रहे खासी मैंडरिन को वापस पुनर्जीवित करके 2014 में जीआई टैग लेकर आए। और जहां मैंने बात करी लुलु मॉल जो दुबई में है, 19 दिसंबर 2024 में 20 मैट्रिक टन मेघालय से दुबई गया और वहां बेचा गया है। तो बात बस ये है कि उत्तराखंड, जैसा आपने बोला, एक युवा है,
उत्तराखंड में अगर माल्टा की बात करें, माल्टा ना तो हमारे विक्रम सर है, आप सब लोग हैं यहाँ पे, तन्मय सर है, कुंदन सर, आप सब लोग हैं, आप नहीं बचा पाए, मैं बोलता हूँ हम भी नहीं बचा पाएंगे, लेकिन जो अगली जनरेशन आएगी उसके हाथ में है, उसको कैसे बचाना है उसकी शुरुआत आज करनी पड़ेगी। आज हमें अगर हम बात करते हैं जेई टैग की, हम एक नई प्रजाति को लाकर जेई टैग से हमें गलत बोला और बताइएगा, नई प्रजाति लाते हुए हम जेई टैग नहीं ले पाएंगे। जेई टैग जो यहाँ हिमालय में उस ऑल्टीट्यूड पे, उस ज्योग्राफिक कंडीशन में, उस जगह पे जो माल्टा हो रहा है उसको ही मिल सकता है, नई वैरायटी को नहीं मिल सकता है। मैं इसी के साथ बस ये बोल के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि अगर हमें अतीत को संजोना है तो हमें अपने भविष्य को भी उसके साथ सकुशल खेलने का मौका देना पड़ेगा, और वो मैं नहीं हूँ, वो आप नहीं है, वो हमारी अगली जनरेशन है, पर तैयारी आज ही होगी। धन्यवाद। धन्यवाद नीलेश भाई, आप हमेशा एक सवाल पूछ के छोड़ के चले आते हैं और उसका आंसर भी खुद ही देते हैं। खुशहाल सर, अब हम एंडिंग तक जाएंगे तो मैं रिक्वेस्ट आपसे लेके आप समराइज करें और कुछ ऐसे सुझाव भी दें जो प्रैक्टिकली जमीनी तौर पे कर पाए और जिनका शॉर्ट टर्म में कुछ रिजल्ट आए। लॉन्ग टर्म तो एक जर्नी होती है जिससे कि जो ग्राउंड में अभी जो काम कर रहे हैं, जैसे सबने बोला 2-4 केवल पेड़ है, तो उनको कुछ रेवेन्यू मिले, नहीं मिलेगा तो शायद आगे बढ़ना मुश्किल होगा। धन्यवाद हरीश जी। कुमार साहब, डॉक्टर तेजपाल जी, विक्रम रावत जी, हरीश जी और पवन बिस्वी, विकास संस्था से जुड़े सारे पदाधिकारी और सदस्यगण, काफी चर्चाएं हो गई माल्टा पर और मेन विषय भी माल्टा ही था। धात संस्था का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक ऐसे फल को जिसको आज सब मान रहे हैं कि उत्तराखंड में हो रहा है। जब पहले वहां गवानी में गए थे तो किसी सज्जन ने पूछा था कि आप माल्टा की चर्चा क्यों कर रहे हैं, हमने कहा आप पूरा घूम लीजिए गढ़वाल, तो केवल और केवल आपको माल्टा ही दिखाई देगा। तो धात संस्था ने इसमें पहल की और विगत 2-3 वर्षों से कम ये माल्टा पे उन्होंने चर्चाएं शुरू की। मैं आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा क्योंकि आंकड़े विभाग के कोई विश्वसनीय नहीं है। पहले विगत वर्ष इनका जो आंकड़ा था 21,000 हेक्टेयर में माल्टा होता है 93,000 मैट्रिक टन उत्पादन। इस साल की जो रिपोर्ट है, जो इनका आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आती है, उसमें 9,000 कुछ हेक्टेयर दिखा रखा है और उत्पादन दिखा है 31,000, मतलब 92,000 से एक साल में घट के आ गया हो 33,000 पर। क्या ठीक है, लेकिन ये तो कम से कम धात संस्था ने स्थापित कर दिया कि माल्टा यहाँ पर हो रहा है। अभी तक तो लोग जान भी नहीं रहे थे कि, क्योंकि सबको विश्वास था कि कागजों में जरूर होगा, पता नहीं है कि नहीं। अब जब हम लोग गए, भले सतपुली में देवेंद्र भाई नेगी जी ने अभी बताया कि 54 मैट्रिक टन या 54 क्विंटल तक का माल्टा जो है हो सकता है। तो आज का जो विषय था, हम लोगों का विषय था, या धात संस्था ने जो भी ये था, ये एक ध्यान आकर्षित किया सरकार का कि वे इसकी जो है विपणन की व्यवस्था करें। जैसे कौन किसी बार कहते हैं, उनका कहना बिल्कुल सही है कि सबसे पहले हमें चर्चा वो करनी है कि जो हो रहा है उसका विपणन कैसे किया जाए। तो मैं सीधे बहुत शॉर्ट में कहूंगा कि इसकी सबसे बड़ी विडंबना क्या रही कि इसका प्रचार प्रसार उतने सुंदर ढंग से हम लोगों ने नहीं कर पाया। पहाड़ का जो माल्टा है ये प्राकृतिक रूप से स्वतः ही, मैं कहूंगा कि ये अपने आप ही हुआ। इसमें किसी को श्रेय देने की जरूरत नहीं कि साहब की ये उद्यान विभाग की देन है या किसी अन्य की देन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शुरू के वर्षों में, शुरू के दशकों तक, क्योंकि मैं तो उद्यान विभाग से लगा लो कि 71 से जुड़ा हूं और आज तक भी कोशिश करता हूं एक्टिव होने की। तो शुरू के वर्षों में निश्चित रूप से ये यहाँ पे ज्यादातर आर्मी पर्सन्स ने जो श्रीलंका से या नॉर्थ ईस्ट से कहीं से भी आए, वहां से लाए
और उसका बीज जो है बो करके ग्रो करके वो धीरे धीरे उन्होंने किया। उसके बाद जब सरकार को लगा, और इसका रेंज जैसे डॉक्टर साहब ने बताया बहुत लंबा है, मतलब 1000 मीटर से लेकर के 2000 मीटर तक की ऊंचाई तक हो जाता है और सूट भी करता है उत्तराखंड को और फ्रूट्स की बनस्पति। तो ये धीरे धीरे ग्रो करता गया। लेकिन उससे पहले पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोग 60 से ऊपर के होंगे उनको याद होगा कि नारंगियां होती थी ज्यादा, माल्टा उतना प्रचलन में नहीं था। लेकिन उसके बाद जिन क्षेत्रों में माल्टा होता था तो पहले नारंगी के लिए विभाग जो है वो नारंगी को निकाल के उसके बीज निकालता था, उसके पौधा अलग तैयार करता था, माल्टा की पौधा अलग तैयार करता था, या जो भी सब थे उस तरह से होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जूस लोगों ने निकालना शुरू किया। मैं इससे आपसे कह रहा हूँ कि प्राकृतिक रूप से है, जूस निकालना शुरू किया तो जो बीज बचता था, अगर माल्टा की खास बात है कि इसे बीज को तुरंत बोना पड़ता है। अगर आप इसको सुखा के बोएंगे करेंगे तो जर्मिनेशन बहुत कम होता है। तो लोगों ने उसको, नर्सरी वालों ने इसको बोना शुरू किया। उसके बाद क्योंकि वो बीज स्थानीय था, वहां की स्थानीय नर्सरी ने उसको बोना शुरू किया। और उसके बाद जब एक बिकना योजनाओं में जाना शुरू हुआ तो उद्यान विभाग ने किसी ने क्या कहते हैं नारंगी मांगी। तो वहां पर बिल्कुल वैरायटी मेंटेन है, मतलब आपको बिल्कुल ब्लड रेडी दिखेगा, आपको वाशिंगटन लेवल पे कहीं कहीं दिखेगा, बिल्कुल उसी जैसे निशान लगा हुआ दिखेगा। जाफा के जो कैरेक्टर है वो दिखाई देंगे। तो इसमें होता क्या है कि अमूमन होता क्या है कि अगर बीज से हम कोई पौधा तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से वो सेग्रीगेट कर जाता है, मतलब कैरेक्टर उसका रहता नहीं है, और जो डिसएडवांटेज जो कैरेक्टर होते हैं वो ज्यादातर वो आते हैं धीरे धीरे। साइज का छोटा होना, बीज का ज्यादा बढ़ना, और टेस्ट वाइज भी उसमें। लेकिन ये अनुवांशिक रूप से विशुद्ध जैविक है। इसमें सीट्रस में क्या होता है कि न्यूसेलर सीडिंग हमें कहते हैं कि अगर आपने इसका बीज बोया माल्टा का, अगर आप अच्छा सा फल लें जो टेस्ट वाइज अच्छा हो, साइज से अच्छा हो, और उसका अगर आप सीड सोइंग करें तुरंत ही निकालने के बाद, उसको ढक के नर्सरी बना करके, तो मार्च में वो जमना शुरू हो जाता है। उस बीज को अगर आप निकालेंगे जमे हुए बीज को, तो उसमें देखेंगे 2 या 3 पौधे बनेंगे। तो जो जाइगोटिक सीड होता है, जाइगोटिक पौधा जो होगा वो वीक होगा,
नेचुरली, और उसको आप हटा के लगा कर दीजिए, फिर उसको निकाल के लगा दीजिए। तो ये नेचर ने ही अपने आप धीरे धीरे, मतलब नेचर में, क्योंकि सीड लोकल माल्टा का बीज था, वही नर्सरी में बोया गया, वही पौधे हैं। तो मेरा कहना यह है कि अगर कोई संस्था या हम लोगों में से कोई जो हमारा उत्पाद है, जैसे पवन बेसी कह रहे बार बार, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, जो हमारे पास है कम से कम उसके विपणन की व्यवस्था हो। सरकार ने कई प्रयास किए, लेकिन उतना उन पे अच्छे उसके परिणाम भी लेने। आज की तारीख में भी वो माल्टा जिस तरह से कि आप देख रहे हैं, ये विकास पांथरी जी हैं, इन्हीं के 15-20 पेड़ माल्टा के हैं। वो खुद कहते हैं कि साहब वो सब नीचे गिर रहे हैं, कहीं भी उसकी बिक्री नहीं हो पा रही है, बंदर अलग खा रही, चिड़िया अलग खा रही, बिक नहीं पा रहा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर हम इस माल्टा को किसी तरह से नेशनल प्लेटफॉर्म में इस तरह से इसको प्रोड्यूस किया जाए कि ये अनुवांशिक रूप से भी जैविक है, तो मैं और ये याद रखिएगा मेरी बात, आने वाले समय में कोई ना कोई इस तरह का जो पार्टी मिलेगी, और जिस दिन ये इस प्लेटफॉर्म में इसकी बातें जब आएंगी कि भैया ये तो जैसे जीआई टैग मिला हुआ है, ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जीआई टैग उसी को मिलेगा जो उसको भौगोलिक इंडिकेशन है कि ये इस क्षेत्र विशेष में इसका उत्पादन होता है। क्योंकि एक तो एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है, एक जेनेटिकल कैरेक्टर होता है। तो सबसे विशेषता क्या है इस माल्टे की, हमारी वाले की, ये अनुवांशिक रूप से भी जैविक है। तो अगर इस दिशा में कोई एजेंसी अगर इसको उतरती है, तो निश्चित रूप से उस दिन तो जिसको आज हम कह रहे हैं 10 और 20 और 40, ये जाएगा 500 रुपए, 1000 रुपए किलो। ये तो पूरी इसकी मेडिसिन वैल्यू है। तो अगर किसी का आप लोगों को सवाल है तो या और कुछ बताना, समय का ख्याल काफी हो गया। हाँ जी। क्योंकि मार्केट के को लेकर दिक्कत आ रही है ना, तो हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था अपने लेवल में मार्केटिंग को लेकर। अगर कोई एंटरप्रेन्योर यहाँ पर तैयार होना चाहता है, जैसे पवन है गांव से या आप हैं, तो हम 300 किलो पर वीक, 2 हफ्ते तक 300 किलो, और उसके बाद 500 किलो पर वीक हम कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर लॉजिस्टिक थोड़ा सा ठीक बनता है, दिल्ली तक बनता है, क्योंकि हमारी जो मार्केट है, हमारा एक अपना जैविक स्टोर है, जैविक हाट के नाम से है दिल्ली में, तो उसी के थ्रू हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इसको। हम ऑनलाइन भी अपने जो सेल या जितने भी प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन भी भेजते हैं। तो ऑनलाइन माल्टे के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी फार्मर को समझाना पड़ेगा कि वो एक तो ग्रेड करे, फिर वो प्रॉपर पैकिंग है उसकी। तो अगर आप इसको दिल्ली भेजते हैं, तो दिल्ली भी हम इसको 40-45 रुपया किलो के हिसाब से लगभग 500 केजी तक दिल्ली में इसको ले सकते हैं। दिल्ली में कहीं भी पहुंच जाए, फिर वहां से हम पिक कर लेंगे, वो सारा हमारा अपना अरेंजमेंट बना है। तो इस पे काम किया जा सकता है। तो अगर कोई है ऐसा तैयार, तो कन्वे जी आपने मुझे कन्वे कर देना, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई आप माल्टा हमें सप्लाई करे। थैंक यू दुखसाल सर, आपका पूरा समराइज करने के लिए। और आप सेंटर किसी के कोई सवाल नहीं है, मतलब कोई इंटरेक्शन, थोड़ी सी इंटरेक्शन हो तो ज्यादा एक आध सवाल। तो थैंक यू दुखसाल सर। और जो विपिन सर आपने बोला, बिल्कुल हम एक्सप्लोर करेंगे और पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, जिनको हम हेल्प कर सकते हैं, वो भी कोशिश करेंगे। एक चीज के लिए माफी भी जाएंगे, शायद लंच का डिले हो गया, तो अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं क्वेश्चन पूछ लीजिए, और जल्दी खाना खाने का तो कम क्वेश्चन पूछिएगा, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। खाना तो होता रहता है रोज, सवाल खाना तो रोज होता है।
मेरा नाम हर्षवर्धन चंदोला है। मैं पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव से चंदोला राई से, बहुत ही प्रिविलेज गांव है एंड उसके लिए मैं आई एम रियली रियली थैंकफुल। मेरा बैकग्राउंड वैसे लॉ है। आई एम अ फुल ब्राइट स्कॉलर एंड इरासमस स्कॉलर, और 2013 में मैं जर्मनी से वापस आके 2014 से चंदोला राई में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। और अगर बिकॉज टाइम बहुत कम है एंड आई वैल्यू टाइम, तो मैं बिल्कुल ब्रीफ में बोलूँगा मेरा मॉडल क्या है। मेरा मॉडल ये है कि आई एम डेवलपिंग अ डाइवर्सिफाइड फार्मिंग फॉर अपनी ग्राम सभा में, बहुत बड़ा नहीं, अपनी ग्राम सभा में। उसमें बहुत सारे लेवल्स हैं फार्मिंग के, पॉली हाउसेस के नाम। यहाँ माल्टा का है तो आई जस्ट फोकस ऑन माल्टा। माल्टा के हमने 2-3 प्रोडक्ट्स बनाए हैं। एक प्रोडक्ट बनाया है हमने मार्बलेट, दिस इज माय वाइफ्स क्रिएशन। ये हम अभी ऑनलाइन सेल कर रहे हैं और खूब सारे हम लेकर आए हैं। होपफुली यू विल बाय फ्रॉम अस एंड ट्राई गिव